ठीक है, मैं इसे तेरे ऊपर लगा दूंगा। यीफेंग ने फालतू बात नहीं की। उसने जल्दी से फॉक्स हाफ मास्क उसके पीले चेहरे पर धकेल दिया। आंख के कोने से ही उसने देखा बॉडीगार्ड्स डांस फ्लोर में घुस रहे थे और उसकी भौहें सिकोड़ी। लगता है आज हमें बॉडीगार्ड्स को ध्वस्त करना पड़ेगा। फिर यीफेंग को एक आइडिया आया। उसने लिन वेनवेन से फुसफुसाया, हम ऐसे दिखेंगे जैसे हम बहुत क्लोज हैं, ताकि वो हमें सस्पेक्ट न करे। कैसे दिखें? ऐसे। उसने दोनों हाथों से लिन वेनवेन का चेहरा थाम लिया और उसकी उलझी हुई नजर के नीचे धीरे धीरे उसके होठों को चूम लिया। यीफेंग की चाल से लिन वेनवेन का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। यीफेंग की अजीब चूम से लिन वानवान पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। आखिरकार उसने कभी नहीं सोचा था कि यीफेंग इस वक्त उसे चूमेगा। जब लिन वानवान बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो यीफेंग ने जल्दी से उसके होंठ छोड़ दिए और फुसफुसाया, मुझे पता है ये थोड़ा अचानक है, पर अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमें नोटिस कर लेंगे। तो बस थोड़ा सह ले और जल्दी से मुझे हक कर ले। यीफेंग की पुश सुनकर लिन वानवान को आखिरकार समझ आया कि उसने उसे क्यों चूमा। सिचुएशन तो इमरजेंट था, फिर भी वो ऐसे ही उसे चूम लेता है। कैसे? जैसे ही लिन वानवान उसे कड़ाके से रिजेक्ट करने वाली थी, यीफेंग ने देखा बॉडीगार्ड्स का ग्रुप आ रहा है और तुरंत उसे फिर से चूम लिया। ये देखते ही लिन वानवान ने रेजिस्ट करना शुरू किया, पर यीफेंग ने सीधे उसे दीवार से चिपका दिया और जोर से चूमना शुरू कर दिया। उसी वक्त दो बॉडीगार्ड्स पास आए और उनके बगल में खड़े होकर उन्हें स्कैन करने लगे। ये फेंग ने नोटिस किया कि ये दोनों उस पर शक कर रहे हैं, तो उसने लिन वानवान के कोमल लाल होठों को धीरे से छोड़ा और बॉडीगार्ड से बोला, क्या सीन है ब्रो? क्या तुम भी टेस्ट करना चाहते हो? ये फेंग के इस एंथुजियास्टिक इनविटेशन को सुनकर उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक बार फिर उन्हें देखा और फिर दूसरों को चेक करने निकल गए। ये रियलाइज करके कि उसने उन्हें सक्सेसफुली चूना लगा दिया है, ये फेंग ने चैन की सांस ली। अपने सामने खड़ी लिन वानवान को देखकर, भले ही उसका आधा चेहरा मास्क से ढका था, वो फिर भी बता सकता था कि वो ब्लश कर रही है। ये फेंग को एक पल के लिए थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। आखिरकार उसने अभी अभी अपनी वाइट मूनलाइट को किस किया था, उस लड़की को जिसे वो सीक्रेटली पसंद करता था, तो अब वो इस ऑकवर्डनेस को कैसे कम करे? शायद उसे किसी होटल में कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए इनवाइट करे? नहीं, नहीं, वो सोचेगी कि उसे बस उसकी बॉडी चाहिए। वैसे सच कहूं तो ये फेंग को चाहिए तो थी। आखिर लिन वेनवेन की फिगर और लुक्स ली मेंग्याओ से कम नहीं थे। बहुत कम मर्द होंगे जो उसे देखकर टेम्पटेड ना हो। जब ये फेंग ख्यालों में खोया हुआ था, लिन वेनवेन ने जल्दी से उसे पीछे धक्का दे दिया। भले ही वो गुस्से में थी, पर यह सोचकर कि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया, उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। लिन वेनवेन ने अपने होठों से थूक पोंछा, उस ऑकवर्ड से ये फेंग को देखा और बोली, जो भी हो तुमने मुझे बचाया है, थैंक यू। ये देखकर कि लिन वानवान अभी भी उसके किस करने की बात से थोड़ी परेशान है, ये फेंग ने अपना सिर खुजलाया और कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी हेल्प कर दी। लिन वानवान ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ये फेंग अपनी पहचान बताने ही वाला था कि तभी एक आदमी और एक औरत कई बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ गए। ये देखकर कि ये वही कपल है जिनके मास्क उसने चुराए थे, ये फेंग ने दांत पीसकर गाली दी, सिर्फ तुम्हारे मास्क ही तो चुराए थे, चुगली करने की क्या जरूरत थी? इतने डैम पेटी लोग हैं। गाली देने के बाद ये फेंग ने जल्दी से लिन 11 से कहा, लगता है अब हम और छिपकर नहीं रह सकते। मैं उन्हें भटकाने का कोई रास्ता निकालता हूं, तुम मौका मिलते ही यहां से खिसक जाना। जैसे ही उसने उसकी कमर छोड़ी, लिन 11 ने जल्दी से कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। नहीं। औरतें तभी मुझे धीमा कर देती हैं जब मैं अपना ब्लेड निकालता हूं। थोड़ा सा दिखावा करने के बाद यीफोंग ने लिन 11 को छोड़ दिया। वह सीधे डीजे के पास गया, माइक्रोफोन उसके हाथ से छीन लिया और चिल्लाया, तुम लोग सब बेवकूफों का झुंड। हाँ, तुम लोग सूट में। तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं रहे, मैं यही हूं, आओ पकड़ो। ऐसा चिल्लाते ही बॉडीगार्ड ने उसे देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। इफोंग ने माइक्रोफोन फेंक दिया और फुर्ती से भाग गया। लिन वैनवेन ने देखा कि अभी अभी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने वाला आदमी सारे बॉडीगार्ड को भगा रहा है और बड़बड़ाई, ये आदमी मुझे क्यों इतना परिचित लग रहा है? वो असल में कौन है? बार से बाहर निकलते ही यिफोंग एक छोटी गली में कूदा, कई बार बाएं दाएं मुड़ते हुए बॉडीगार्ड को पीछे छोड़ाया।
उसने जल्दी से अपने चेहरे का मास्क फेंक दिया, बगैर जूते वाला बायां पैर देखा और गाली दी। ओफ, एक जूता भी खो गया। डैडी, तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। ली मंग्याओ के लिए सेट किया हुआ कस्टम रिंगटोन सुनते ही ये फेंग ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला। लेकिन जब उसने कुछ निकाला तो एक सेकंड के लिए जमे रहा, फिर हाथ में लेस पैंटी देखकर बड़बड़ाया, मेरी जेब में अंडरवियर कौन डाल गया, सोचते हुए कि कोई औरत बार से भागते समय वहीं रख दी होगी। ये फेंग ने सिर हिलाया और आराम से पैंटी को फेंक दिया। उसने कॉल का जवाब दिया और बोला, अरे बेटी, नहीं, मेरा मतलब है, प्रेसिडेंटली क्या चल रहा है? तू कहाँ है? मैं अभी अभी अपनी बहन को अस्पताल में मिला आया हूं। मैं घर जाने ही वाला था। मेरे पास आओ। जैसे ही उसने कहा, वो फोन काट दिया। फोन की स्क्रीन देखते हुए ये फेंग ने भौहें चढ़ा ली और कहा, क्या उसने पता लगा लिया कि मैं ही था? पर मैं तो अपना चेहरा ढका हुआ था, उसे नहीं पता चलना चाहिए था। थोड़ा सोचने के बाद ये फेंग ने ली मिंग्याओ के घर जाने का फैसला किया। अगर वो चला गया तो शायद कुछ भी नहीं होगा, अगर नहीं गया तो सस्पेक्ट लग जाएगा। ली मिंग्याओ के घर में दरवाजा खुलते ही ये फेंग ने उसे नाइट गाउन में देख के पूछा, ली सर, क्या चल रहा है? ली मिंग्याओ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पीछे मुड़ी, अपनी लंबी टांगों से सोफा की तरफ चली, बैठ गई, बाएं हाथ से अपना वाइन ग्लास उठाया, धीरे धीरे वाइन घुमाया और ये फेंग से पूछा, 1 घंटे पहले तुम कहाँ थे ब्रो? हॉस्पिटल पक्का? बिल्कुल, मेरी बहन मेरे बैकअप कर सकती है। ली सर, क्या चल रहा है? ई फेंग का जवाब सुनकर ली मिंग्याओ उसकी आंखों में घूर गई। जब कोई झूठ बोलता है उसकी आंखें अक्सर अवॉइड कर देती हैं। पर ई फेंग पूरी तरह नॉर्मल एक्ट कर रहा था, पैनिक के कोई साइन नहीं दिखा रहा था। तो थोड़ी देर उसे घूरने के बाद ली मिंग्याओ ने कुछ भी गड़बड़ नहीं पकड़ी और कूली कह गई, कुछ नहीं, बस पूछ रही हूं। अच्छा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो मैं अभी निकल रही हूं। ई फेंग को निकलते देख ली मिंग्याओ ने डोमिनेंट टोन में कहा, मैंने कहा था कि तुम निकल सकते हो, बैठो। किस लिए? बस बैठो, कम बकवास करो। उसकी बॉसवेजी अदा देख के यिफेंग ने होठ कल किए और उसके बगल में बैठ गया। उसी वक्त ली मेंग्याओ ने अपनी खूबसूरत टांगें उसके ऊपर रखी, उसकी ओर देखा और बोली, मेरे पैर मसाज करते रहो। वो बात कहने के बाद और चुटीले ढंग से पैर की उंगलियों को हिलाते हुए यिफेंग ने उसे अजीब तरह से देखा। क्या ये औरत उससे फ्लर्ट कर रही थी? पर हैंडसम, बड़ी बॉडी, मीठी आवाज, जेंटल और बेड में स्किल्ड होने के अलावा उसके पास और कौन से चार्म थे? इतने यूजलेस लड़के के साथ वो क्यों फ्लर्ट करेगी? कंफ्यूजड तो था, पर यिफेंग ने ज्यादा सोचा नहीं। उसने हाथ बढ़ाया, उसके नाजुक पैर पकड़ लिए और धीरे धीरे मसाज शुरू किया। ली मेंग्याओ ने जब अपना बॉडी पहले से ज्यादा रिलैक्स फील किया तो उसने एक लंबी सिसी ली। यिफेंग की फुट मसाज स्किल्स वाकई काबिले तारीफ थीं। ली मेंग्याओ भी अब एडिक्टेड हो रही थी। उसका हैंडसम चेहरा देख के और उसे अपने पैर मसाज करते देख के उसका दिल धड़कने लगा। एक पल बाद उसने होंठ चाटते हुए पूछा, इफिंग, क्या तुम्हें लगता है मेरे पैर क्यूट हैं? ये सवाल सुन के इफिंग ने गंभीरता से ली मेंग्याओ के पैर देखे और ईमानदारी से कहा, एक खूबसूरत पैर जैसे बादल घुमा रहे हो, ग्रेसफुल और चार्मिंग, दिल को झकझोर देता है। यिफेंग ने जब कविता तक कोट किया, ली मेंग्याओ खुश होकर बोली, तुमसे भी कविता आती होगी, नहीं सोचा था। बिल्कुल, वरना कॉलेज जाने का क्या मतलब था? कॉलेज में तुम्हारा मेजर क्या था? चीनी भाषा और साहित्य। चीनी भाषा? ली मेंग्याओ के सरप्राइज्ड लुक को देख के यिफेंग ने कंधे उचकाया और कहा, मैं हमेशा प्राचीन साहित्य में इंटरेस्टेड रहा, इसलिए मैंने चीनी भाषा और साहित्य को अपना मेजर चुना। असल में जब यिफेंग हाई स्कूल में था, उसने क्लासमेट्स से सुना था कि चीनी भाषा और लिटरेचर मेजर्स में लड़कियों की भरमार है और लड़के बहुत कम। वो मेजर में एंटर करने वाला लड़का बिल्कुल छोटे मेमने जैसा होगा, जो वुल्फस के डेन में गिर गया। रात रात दूल्हा बनना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भोलू और मासूम यिफेंग ने उस पर यकीन कर लिया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर आते ही उसने तुरंत लोकल यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा और लिटरेचर मेजर के लिए अप्लाई किया। पर जब यिफेंग एक्साइटेड होकर यूनिवर्सिटी कैंपस पर कदम रखा, उसे समझ आया कि वो बहुत भोलू था। हकीकत में मेजर में लड़कियों की तो बहुत थी, सब फूलों जैसी नाजुक पर हैंडसम लड़के जो बास्केटबॉल कोर्ट से दूसरे डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने पहले ही टॉप वाली लड़कियों को स्नैच कर लिया था।
जो बची थी वो यीफेंग को पसंद नहीं आई। तुम सच में बड़े बड़े वीडियो बनाना पसंद करते हो, और तुम जा रहे हो, और तुम एंजॉय कर रहे हो, और तुम जा रहे हो। उस समय यीफेंग स्मूथ टॉक्स नहीं कर पाता था, लड़कियों को स्वीट टॉक करना नहीं आता था, और कपड़ों के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए वुल्फ्स के डेन में भी कोई वुल्फ इस छोटे मेमने को खाने नहीं आया। ऐसे ही यीफेंग कॉलेज में 4 साल तक सिंगल ही रहा। उसने सोचा कि कॉलेज खत्म करके समाज में एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, पर असली वर्ल्ड में कदम रखकर उसे पता चला कि रियलिटी कितनी हार्श है। ली मेंग्याओ को यीफेंग की असली सोच का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसको लगा कि वो सच में लिटरेचर से प्यार करता है, इसलिए जिज्ञासु होकर उसने पूछा, चूंकि तुमने लिटरेचर में मेजर किया है, तो फिर तुम हमारी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्यों काम कर रहे हो? ये तुम्हारे मेजर से मैच नहीं करता। आजकल लिबरल आर्ट्स के मेजर्स को जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। मेरे कॉलेज के क्लासमेट्स जिनके पास पैसे थे वो बिजनेस में चले गए, और जिनके पास कनेक्शन थे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में पहुंच गए। मेरे जैसा कोई जिसके पास ना पैसे हैं ना कनेक्शन, मैं बस कोई भी जॉब ले लेता हूं जो मिल जाए। सही कहा। तो फिर तुम्हारा तब का ड्रीम क्या था? नॉवेलिस्ट बनना था। मैं पहले भी कुछ नॉवेल लिख चुका था, पर अफसोस वो बैन हो गए। यीफेंग ने नॉवेल लिखे हैं, यह सुनते ही ली मेंग्याओ अचानक इंटरेस्टेड हो गई। क्यों बैन हुए? क्योंकि कंटेंट बहुत एक्सप्लिसिट था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जो लिखा वो जीन पिंग मेई से भी ज्यादा प्रॉपर था, फिर भी इसे एक्सप्लिसिट क्यों माना गया? जब इस बंदे ने प्रॉपर नॉवेल नहीं लिखे, ली मेंग्याओ तुरंत ही इंटरेस्ट खो बैठी। उसने अपना वाइन ग्लास कॉफी टेबल पर रख दिया, हल्का सा सिस लिया, फिर आंखें बंद करके बोली, क्या तुम सीरियस नॉवेल नहीं लिख सकते? सीरियस नॉवेल कौन पढ़ता है? ली मेंग्याओ के होंठ कल होते और फिर रेगुलर ब्रीदिंग शुरू होते देख ये फेंग को पता चला कि वो फिर से सो गई है, और उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसने एक ब्लैंकेट उठाया और धीरे से उसे कवर किया, फिर उसकी खूबसूरत चेहरा देखकर नरमी से बोला, उम्मीद है तुम्हारा ड्रीम अच्छा आए, गुड नाइट। अगले दिन ली मेंग्याओ अपने ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर की वर्क रिपोर्ट सुन रही थी, जब उसका फोन एक मैसेज पॉप अप हुआ। उसने जल्दी से देखा, वो उसके दूसरे चाचा ली जियानजुन से आया था, जिसमें लिखा था कि इस वीकेंड ली फैमिली के पितृसत्ता ली मिंग्याओ के दादा का 80वां बर्थडे है। कुछ साल पहले जब से विदेश में पढ़ाई के लिए गया था, ली मिंग्याओ ने कभी अपने दादा का बर्थडे नहीं मनाया। अब जब वो देश वापस आया और डोंगलिन सिटी के हुआक्सी डिस्ट्रिक्ट में ली फैमिली का बिजनेस संभाल रहा है, तो दादा से मिलने के लिए वापस जाना टाइम है। एक पल सोचा बाद ली मिंग्याओ ने समझ गया, जवाब दिया, फिर फाइनेंस मैनेजर को बोला, बस इतना ही, यीफेंग को बता दो कि आकर मुझसे मिलना है। एक पल बाद यीफेंग ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया, जिज्ञासु रूप से उसे देख रहा था। अभी तुम मुझसे मिलना चाहते थे? इस वीकेंड मेरे साथ क्योटो की बिजनेस ट्रिप पर चलो। पर मेरा वीकेंड ऑफ है। अरे मैं अभी तुझे बता रहा हूं कि तू नहीं करेगा। शिकायत करना बंद कर और बाहर निकल। इस औरत की हुकूमत वाली अदा देखकर यीफेंग चुपके से उसके पूरे फैमिली की महिलाओं को कसम खा गया, फिर नाराज लुक लेकर निकल गया। वीकेंड क्योटो। जब यीफेंग रोल्स रॉयस में एस्टेट में घुसे तो उसने एक किला देखा जो उसने पहले सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। क्योटो जैसे जगह में जहां जमीन की कीमत बहुत हाई है, वाकई में इतना बड़ा किला मौजूद था। उसका ऑनर तो जरूर ही बहुत रिच होगा। पर जब उसने किले के गेट पर लिखे ली रेसिडेंस देखे, तो उसे कुछ समझ आया जैसा। यार, ली मेंग्याओ ने उसे अपने फैमिली हाउस तक ले आया। नो वे, उन्होंने अभी तक सिर्फ एक बार ही साथ सोया था, फिर भी वो पहले ही उसे अपने फैमिली से मिलवाने वाली है। सब कुछ बहुत फास्ट चल रहा था। ध्यान से सोचें तो ये ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा। अगर वो सच में उसे अपने फैमिली से मिलवाने वाली होती, तो पहले ही उसे बता देती। ये औरत आखिर क्या प्लान कर रही थी? जब इफोंग सोच में खोया था, रोल्स रॉयस किले के सामने रुक गया। फिर एक सूटेड बटलर ने खुद पीछे का दरवाजा खोलकर ली मेंग्याओ को रिस्पेक्टफुली बोला, यंग मिस, वेलकम बैक। ली मेंग्याओ ने हल्का सा नॉट किया, कार से बाहर निकली और बटलर से पूछा, मेरे दादाजी कहाँ हैं? बर्थडे बैंकेट हॉल में हैं। ठीक है, यीफेंग, स्पेसिंग आउट बंद कर और कार से बाहर निकल। उसकी उर्जिंग आवाज सुनकर यीफेंग आखिरकार सेंस में आया। वो जल्दी कार से बाहर निकला और उलझन में उससे पूछा, प्रेसिडेंट ली, आपने मुझे अपने घर क्यों लाया? क्या मैं तुम्हें अपने घर नहीं ला सकता? वो मेरा मतलब नहीं था,
बस थोड़ा अचानक था। तुमने पहले नहीं बताया था। ई फेंग की गलतफहमी समझते हुए ली मेंग्याओ शांति से बोली, आज मेरे दादाजी का जन्मदिन है। मुझे बस कोई चाहिए था जो मेरा बैग ले सके, इसलिए मैंने तुम्हें लाया। ये लो। जब उसने अपना बैग हाथ में दिया और कास्टल की ओर कूल्हे हिलाते हुए चली, ये फोंग ने होठ कर्ल करके बड़बड़ाया, पता था, बस मुझे यहां ले आया, एक लेबर जैसा। कैपिटालिस्ट वाकई अच्छे नहीं होते। ली मेंग्याओ के साथ शानदार कास्टल में प्रवेश करने के बाद ये फोंग को आखिरकार समझ आया कि फिल्मों में दिखाए गए अमीर परिवारों की जिंदगी सिर्फ बर्फ की चोटी है। दीवार पर सिर्फ एक पेंटिंग थी जो उसने पहले म्यूजियम में देखी थी। ली परिवार की स्टेटस को देखते हुए वो फेक पेंटिंग लटकाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसका मतलब म्यूजियम ही है। जितना ज्यादा उसने सोचा उतना ही डरावना लगने लगा। ये फोंग आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब वो बटलर के पीछे बड़े जन्मदिन बैंक्वेट हॉल में गए तो एक जिंदादिल सीन उनके सामने खुल गया। वो विशाल हॉल में 100 से ज्यादा टेबल थे और हर टेबल लगभग पूरी थी। यार, तुम्हारे दादाजी वाकई इंप्रेसिव हैं। ये फोंग की हैरानी को देखते हुए बेफिक्री से ली मिंग्याओ ने कहा, मेरा दादाजी पुराना स्कूल का कैपिटलिस्ट है। हर साल ढेर सारे फेमस लोग उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने आते हैं। तुम अपने दादा को कैपिटलिस्ट बोल रहे हो? क्योंकि वो सच में है। बस बातें खत्म, मेरे साथ चलो उसे नमस्ते कहने। जैसे ही ली मिंग्याओ हेड टेबल की ओर जा रही थी, एक तेज और तंजभरी आवाज उनके कानों में पहुंची, अरे देखो कौन आया है। लगता है ये हमारी ली फैमिली की डियर यंग लेडी है। तो अब आखिरकार याद आया कि तुम्हारे पास दादा है। वो आवाज सुनते ही यीफेंग ने तुरंत पीछे मुड़ गया। उसके थोड़ा पीछे एक शाही और एलिगेंट औरत खड़ी थी। लगता था वो 40 की शुरुआती उम्र की है, लेकिन बहुत फिट और मेंटेनर्ड। साफ तौर पर वो टाइप की औरत है जो कभी भी घर के कामों में उंगली नहीं उठाती। औरत की तंजभरी टोन का सामना करते हुए भी ली मेंग्याओ ने अपनी ठंडी एक्सप्रेशन नहीं बदली। सेकंड आंटी, मैं सिर्फ दादा का बर्थडे मनाने आई हूं, फैमिली इनहेरिटेंस के लिए, मेरे सेकंड अंकल के साथ लड़ने नहीं। तो फिर इस एटीट्यूड की जरूरत नहीं। अपनी बात सुनो, क्या तुम सच में सोचती हो कि ली फैमिली की एसेट्स एक ऐसी छोटी लड़की से ली जा सकती है जो अभी पूरी तरह से बड़ी भी नहीं हुई? सेकंड आंटी की बात सुनते ही ली मिंग्याओ ने अपनी आंखें सिकुड़ी। इसी बीच इफेंग ने अचानक इंटरप्ट किया, मैं उस स्टेटमेंट से असहमत हूं। इफेंग को इंटरप्ट करने की हिम्मत देखते हुए सेकंड आंटी ने उसे ठंडे ढंग से कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? मैं कौन हूं वो जरूरी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे इस क्लेम को ठीक करना चाहती हूं कि प्रेसिडेंट ली अभी पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई। मैं कंफर्म कर सकती हूं वो बड़ी हो चुकी है। यीफेंग के खत्म होने से पहले ली मेंग्याओ ने अचानक समझा कि वो क्या करने वाला है और जोर से उसकी कमर को चिमटा, जिससे उसका चेहरा दर्द से मोड़ गया। उसने उस पर एक कड़क तिरछी नजर डालकर फिर दूसरी बुआ की ओर मुड़ते हुए बोली, मैं आज तुम्हारे साथ बहस करने नहीं आई। मैं भी मन नहीं बना रही हूं। बात खत्म करके उसने यीफेंग को कमर पकड़कर खींच लिया। फिर दूसरी बुआ इतनी गुस्से में आ गई कि थूकते हुए गालियां देने लगी, क्या तुम बड़ों से ऐसे ही बात करते हो? तुम्हारे सारे पढ़ाई के साल तो कुत्तों को ही दे दिए होंगे। कुछ दूरी चलने के बाद ली मेंग्याओ ठंडे दिमाग से यीफेंग से पूछा, अगर तुम नहीं बोले तो मर जाओगे? राष्ट्रपति की तरह मैं बस सच्चाई बोल रही थी। आखिरकार तुम वाकई पूरी तरह बड़े हो गए हो। तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा, बंधु। फिर गुस्से में ली मिंग्याओ ने पैर उठाकर उसके बछड़े पर जोरदार किक मार दी। उसी वक्त पेंसिल स्कर्ट वाली एक सेक्सी औरत आई जो एक सूट वाले हैंडसम आदमी से चिपकी हुई थी। औरत ने गुस्से वाली ली मिंग्याओ को देखकर ठिठोली की, मिंग्याओ, ये हैंडसम लड़का कौन है? तुम उसे अपनी बहन से नहीं मिलवाओगी? ली मेंग्याओ ने औरत को देखकर यीफेंग की कमर छोड़ दी और सीधा कहा, सिर्फ दोस्त? सिर्फ दोस्त? तो फिर उसे मुझे दे दो। आज रात मैं डबल शॉट ले सकती हूं। यह कहकर जब उसने यीफेंग की बाह पकड़ने की कोशिश की, ली मिंगजाओ तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई और नाखुश होकर बोली, ली मिंगजाओ, अगर तुम्हें स्लटी बनना है तो किसी और को ढूंढो, मेरे दोस्त को नुकसान मत पहुंचाओ। इतनी कंजूस मत बनो। ऐसा नहीं है कि तुम उसका यूज कर रही हो। कौन कह रहा है मैं उसका यूज नहीं कर रही? जैसे ही उसने ये कहा, ली मिंगजाओ को समझ आया कि उसने गलती की और वह तुरंत सुधार कर गई। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। पर उसकी एक्सप्लेन ली मेंगजियो को कमजोर लगी। वो हंसते हुए बोली,
एक्सप्लेन मत कर, मैं समझ गया। हैंडसम, जब उसके साथ बोर हो जाए तो मुझे ढूंढ ले। ये फेंग के साथ फ्लर्ट करने के बाद ली मेंगजियो ने अपनी कूले हिलाए और बाहर निकल गए, आदमी की बाह में टांगते हुए। इससे ये फेंग की भौं गहरी चुकी। उसको लगा था कि ली वाले बड़े परिवार में सारे क्लासी, स्लीक एलिट होंगे। पर असल में तो ऐसा लगा जैसे वो ब्रॉथेल पर गया हो। सिर्फ दरवाजे पे एक मैडम हाथ में रूमाल लहराते हुए और चिल्ला रही थी, सर, चलो थोड़ा फन करो। फिर भी जहां क्रेडिट है, ली मेंगजियो की छोटी चीज भी बढ़िया लगी, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी वाली ही क्यों ना हो। जब ये फेंगली मेंगजियो की पीछे की तरफ देख रहा था, ली मेंगजियो ने जोर से उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया और बोली, फिर देख ले, नहीं तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगी। बैग दे दे। ली मेंगजियो ने अपना बैग फिर से पकड़ लिया, एक नाजुक बॉक्स निकाला, फिर जानबूझकर अपनी कूल्हे हिलाते हुए चली गई। उसने मानने से इनकार कर दिया कि उसकी नेचुरल कर्व्स ली मेंगजियो के फेक कर्व्स को हरा नहीं सकती। ऐसे उसका बिहेव देखकर ये फेंग ने अपना सिर रगड़ते हुए बड़बड़ाया, औरतें वाकई में कॉम्पीट करना पसंद करती हैं, यहां तक कि कौन कूल्हे ज्यादा बढ़िया हिलाता है, इस पर भी। हेडचेयर पर बैठा ली जोंग कभी भी हंसी नहीं रोक पाया। आखिरकार कौन नहीं पसंद करता गिफ्ट्स मिलना, खासकर अपने 80वें जन्मदिन पर। क्योंकि बहुत सारे लोग बर्थडे विश दे रहे थे, ली मेंगजियो और ये फेंग को लाइन में खड़ा होना पड़ा। जैसे ही उनका टर्न आया, ली मेंगजियो अचानक बीच में कूद गई। उसने अपने बट से ली मेंगजियो को धकेला, फिर ली झोंक की ओर मुस्कुराते हुए बोली, दादा, ये आपका पोती से साउथ सी का मोती है। तुम पाइन ट्री जैसी हमेशा यंग रहो, हर सीजन में बधाई मिले। नाचोन के पत्थरों जैसा शांति और गुड फॉर्च्यून साल दर साल तुम्हारे साथ रहे। लंबी उम्र और हैप्पीनेस की कामना करता हूं। इसे देखकर ली मेंग्याओ ने सोचा कि चीजें बिगड़ गई हैं, क्योंकि उसने जो तैयार किया था वो भी एक साउथ सी पर्ल था, और क्वालिटी या साइज में उसकी पर्ल ली मेंग्याओ ने अभी जो दी थी उससे नहीं मिलती। अगर वो अभी अपनी पर्ल पेश करे तो उसका फेस पूरी तरह से लूज हो जाएगा। एक पल के लिए ली मेंग्याओ को नहीं पता था क्या करना है। ईफोग ने भी उसके पेल फेस और माथे पर पसीना बनते देखे। उसने चुपके से पूछा, क्या हुआ प्रेसिडेंट ली, तेरी पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुई। ली मेंग्याओ के पास अभी उसे डांटने की एनर्जी नहीं थी। वो सिर घुमाकर बेचैनी से बोली, मैंने भी एक साउथ सी पर्ल तैयार किया, पर यह साफ तौर पर ली मेंग्याओ की जितनी अच्छी नहीं है। अगर मैं अभी अपनी दे दूं तो मैं फिर कभी ली फैमिली में सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगी। उसकी बेचैनी भरी टोन सुनकर यीफोंग को समझ आया कि मामला कितना सीरियस है। बस इस तरह से अब उसकी दूसरी आंटी और ली मेंग्याओ ने उसके साथ वैसा बर्ताव किया तो साफ था कि ली फैमिली में उसकी पोजीशन मजबूत नहीं है। अगर बर्थडे गिफ्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। भले ही ये सीधे ही फेंग को नहीं लेता, लेकिन चूंकि उसने ली मेंग्याओ के साथ सोया था, वह इस क्रिटिकल मोमेंट में उसे फेस लूज नहीं होने दे सकता। तो उसने जल्दी से सोच शुरू किया। ली मिंगजियाओ ने अपना गिफ्ट देने के बाद नर्वस दिखने वाली ली मिंगयाओ की तरफ मुड़कर स्माइल के साथ कहा, मिंग्याओ, तूने सालों से दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। पक्का इस बार तूने कुछ बहुत ही क्रेजी और महंगा प्रिपेयर किया होगा। चलो भाई, हम जैसे गांव वालों को भी दिखा दो क्या लाई हो। खुद को ऐसे फंसते देख ली मिंग्याओ को समझ नहीं आया कि क्या करे। पर वो ये भी नहीं बोल सकती थी कि उसने गिफ्ट रेडी नहीं किया है, वो तो और भी बुरा हो जाता। तो उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और अपना साउथ सी पर्ल दिखाने ही वाली थी। तभी ये फेंग ने अचानक अपने माथे पर हाथ मारा और रिग्रेट के साथ बोला, मिंग्याओ यार, आई एम सो सॉरी। तूने मुझे गिफ्ट पकड़ने को दिया था और मैं एकदम भूल ही गया। मैं अभी भागकर गाड़ी से लेकर आता हूं, बस एक मिनट। ये बोलकर ये फेंग जल्दी में वहां से भाग गया, जिसे देखकर ली मिंग्याओ ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाई। इस बंदे को अच्छे से पता था कि गिफ्ट मेरे हाथ में है, फिर ऐसा क्यों बोला? क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोई बेटर गिफ्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हो? पर इस मोमेंट पर उसे भला दूसरा गिफ्ट कहां मिलेगा? ली मिंग्याओ को श्योरिटी नहीं थी कि ये फेंग सच में कोई बढ़िया गिफ्ट ला पाएगा। पर थोड़ा सोचने के बाद उसने उस पर ट्रस्ट करने का डिसाइड किया, क्या पता वो सच में कर दिखाए। तो उसने ली जोंग की तरफ मुड़कर अपोलोजेटिक वे में कहा, सॉरी दादाजी, मेरा फ्रेंड गिफ्ट लेने गया है, प्लीज बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ये सुनकर ली जोंग मुस्कुराए और बोले, गिफ्ट हो या ना हो, तू इस बूढ़े के साथ सेलिब्रेट करने आई, यही मेरे लिए बहुत है। इधर आ, मुझे तुझे जी भर के देखने दे।
बैंक्वेट हॉल से बाहर भागने के बाद ये फेंग पैनिक करने लगा। वो बस ली मिंग्याओ की इज्जत बचाने के चक्कर में था और ये एकदम भूल ही गया कि उसके पास कोई महंगा गिफ्ट लाने का जुगाड़ ही नहीं है। पर अब तो वो बोल चुका था और उसकी वजह से ली मिंग्याओ भी अब इस मुसीबत में फंस गई थी। अगर वो कुछ तगड़ा लेकर नहीं आया तो वो अगले दिन उसे कच्चा चबा जाएगी। ये फेंग काफी एंग्जाइटी में था। तभी उसकी नजर उस फेमस पेंटिंग पर पड़ी जिसे म्यूजियम में होना चाहिए था और उसकी आंखें चमक उठी। शायद इससे काम बन जाए। आधे घंटे बाद गिफ्ट देने का सेशन लगभग खत्म होने वाला था, पर यह फेंग अभी तक वापस नहीं आया था। इस बात ने ली मिंग्याओ को एकदम होपलेस फील करवा दिया। जैसा सोचा था वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया। अगर बात सिर्फ इतनी होती कि वो हेल्प नहीं कर सका तो इतना बुरा नहीं लगता। आखिरकार उसके पास वो साउथ सी पर्ल तो था ही जो उसने पहले से प्रिपेयर किया था। माना कि वो ली मिंगजियाओ वाले गिफ्ट जितना कूल नहीं था, पर फिर भी वो एक बर्थडे गिफ्ट तो था ही। पर उस कमीने ये फेंग ने उसकी तरफ से इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी और खुद भाग गया, उसे यहां बेइज्जत होने के लिए अकेला छोड़ दिया। ली मिंगयाओ जितना ज्यादा इसके बारे में सोच रही थी, उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी उसके खिलाफ ग्लोबल वारंट निकलवा कर उसे अरेस्ट करवा दे। तभी ली मिंगजियाओ ने बड़े ही सार्कास्टिक टोन में बोला, मेरी प्यारी बहन, आधा घंटा हो चुका है। तेरा वो दोस्त आखिर कहाँ से गिफ्ट लेने गया है? क्या वो मंगल ग्रह चला गया है क्या? ये सुनकर ली मिंग्याओ बस चेहरा तान कर खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। हालांकि ली झोंग को भी थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वो उनकी पोती थी, इसलिए बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया और कहा, मुझ बूढ़े के पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कोई गिफ्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। अब सब आ ही गए हैं तो चलिए बैंक्वेट शुरू करते हैं। भले ही उन्होंने ये कह दिया, पर हर कोई बूढ़े दादाजी के चेहरे पर नाराजगी देख सकता था। तभी एक ड्रैगन वाले डंडे के सहारे एक बूढ़ा आदमी एक जवान लड़की का हाथ पकड़कर वहां आया। ली झोंग का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो मुस्कुराया और बोला, ओल्ड ली, देख के लग नहीं रहा कि तेरा बर्थडे कुछ खास जा रहा है। इस ताने पर ली झोंग ने रूखा सा जवाब दिया, ओल्ड वांग, तुझे किसने बोला कि मेरा बर्थडे अच्छा नहीं जा रहा? ली झोंग के सवाल पर सेलिब्रिटी कैलीग्राफी और पेंटिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वांग वेगुओ ने बड़े मतलब के साथ बात की। क्या मुझे पूछने की जरूरत है? तुझे इतने सारे गिफ्ट मिले हैं पर एक भी दिखाने लायक नहीं है। बस वही घिसे पिटे सोना, चांदी और ज्वेलरी। तौबा तौबा, कितना फीका बर्थडे सेलिब्रेशन है ये। वांग वेगुओ के इस टॉन्ट के बाद ली झोंग की इज्जत दांव पर लग गई थी। उनकी उम्र में उनके पास जिस चीज की कमी नहीं थी वो था पैसा। उन्हें बस ऐसी चीज चाहिए थी जिसे वो दूसरे बुजुर्गों के सामने शो ऑफ कर सके। भले ही आज उन्हें बहुत कीमती जेवरात मिले थे, पर वो तो हर अमीर फैमिली के पास होते हैं। उन्हें तो कोई रेयर फेमस पेंटिंग या कैलीग्राफी चाहिए थी, पर पता नहीं उनके घर वाले उन्हें समझ नहीं पाए या उनमें इतनी काबिलियत ही नहीं थी। जो भी हो, एक भी ढंग का फेमस आर्ट वर्क उन्हें गिफ्ट नहीं मिला था। एक पल के लिए ली झोंग बहुत गुस्से में थे, पर उनके पास खुद को डिफेंड करने का कोई रास्ता नहीं था। वांग वेगुओ ने जब ये देखा तो उसकी स्माइल और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। उनकी दोनों फैमिलीज ने पूरी लाइफ एक दूसरे से कॉम्पीट किया था, पर ली झोंग हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसे लगा था कि उसे कभी उसे पीछे छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा, पर अब वो अपॉर्चुनिटी आ गई थी। ली झोंग का चेहरा गुस्से से गहरा बैंगनी होता देख वांग वेगुओ ने अपने बगल वाली लड़की को थपथपाया और हंसते हुए बोला, शियानलिंग, जल्दी कर और इस बूढ़े आदमी को वो पेंटिंग दिखा जो मुझे कुछ दिन पहले मेरे बर्थडे पर मिली थी। जी दादाजी, वांग शियानलिंग ने सिर हिलाया, अपने हाथों में पकड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स खोला और एक डेलिकेट स्क्रॉल बाहर निकाला। दूसरों की हेल्प से उसने धीरे धीरे उसे अनरोल किया। वहां मौजूद जिन लोगों को आर्ट की समझ थी वो एक्साइटमेंट में चिल्ला उठे, ये तो सीनिक ब्यूटी ऑफ पाइन स्ट्रीम है। सोंग शी यू शिंग भी सीनिक ब्यूटी ऑफ पाइन स्ट्रीम का नाम सुनते ही आर्ट की नॉलेज रखने वाले सब लोग वहां भीड़ लगा कर खड़े हो गए। आखिरकार ये मिंग डायनेस्टी के फेमस आर्टिस्ट डोंग किचांग की पेंटिंग थी। कहा जाता है कि कुछ साल पहले ये 26 मिलियन की स्काई हाई प्राइस पर बिकी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वांग वेगो इसे हथिया लेगा। सीनिक ब्यूटी ऑफ पाइन स्ट्रीम को देखकर ली झोंग गुस्से से कांपने लगे। जलन और जेलसी के अलावा उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जरा देखो दूसरों को क्या गिफ्ट्स मिले हैं, सेलिब्रिटी पेंटिंग्स और रेयर खजाने, और जरा मुझे देखो क्या मिला है,
सोना, मोती, जिनसेंग और लिंगजी मशरूम। इसका भला क्या कंपैरिजन हो सकता है? सच में, चीजों को कंपेयर करो तो उन्हें फेंकने का मन करता है, और लोगों को कंपेयर करो तो मरने का। ली झोंग इतने गुस्से में थे कि उनका हार्ट रेट बढ़ गया और ऐसा लग रहा था कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। वहां मौजूद ली फैमिली के बाकी सभी लोगों ने शर्म के मारे अपने सिर झुका लिए। नॉर्मली उनके गिफ्ट्स तो ठीक ही थे, पर किसे पता था कि वांग वेगू यहां शो ऑफ करने आ जाएगा। अब तो खेल खत्म था। बूढ़े दादाजी का प्राइड पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। ली झोंग ने अपनी चेयर के हत्थे को कसकर पकड़ लिया और वांग वेगो के घमंडी चेहरे को घूरने लगे। हार मानने को तैयार ना होते हुए ली झोंग ने अपनी नजरें इकलौती उस शख्स पर टिकाई जिसने अब तक गिफ्ट नहीं दिया था, और भर्राई हुई आवाज में ली मिंग्याओ से पूछा, मिंग्याओ, तेरा दोस्त अभी तक गिफ्ट लेकर वापस क्यों नहीं आया? तू जाकर उसे ढूंढती क्यों नहीं? दादाजी क्लियरली ली मिंग्याओ को इशारा कर रहे थे कि अभी जाकर कोई भी पेंटिंग खरीद ला, चाहे कितनी भी महंगी हो, बस वो इस सीनिक ब्यूटी ऑफ पाइन स्ट्रीम से बेहतर होनी चाहिए। ली मिंग्याओ दादाजी का मतलब समझ तो गई थी, पर उस लेवल की पेंटिंग ऐसे ही कहीं भी नहीं मिल जाती। अगर वो अभी ढूंढना शुरू भी करे, तब भी शायद वैसी कोई पेंटिंग मिलने में आधा साल लग जाए। इसलिए ली झोंग की उम्मीदों भरी नजरों के सामने ली मिंग्याओ ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसे ऐसा देख ली झोंग ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी। लग रहा था कि आज ना सिर्फ उनकी बेइज्जती होगी, बल्कि पूरी ली फैमिली की नाक कट जाएगी। वांग वेगू को अच्छे से पता था कि बहती गंगा में हाथ कैसे धोना है। उसने जरा भी रहम नहीं दिखाया और मजाक उड़ाते हुए बोला, ओल्ड ली, मेरा तो कहना है कि तू अब बर्थडे मनाना ही छोड़ दे। इतना सारा कचरा इकट्ठा होते देख मुझे तेरे लिए शर्म आ रही है। हा हा हा। वांग वेगो की बेखौफ हंसी पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज उठी, जो सबके कानों में चुभ रही थी। जब उसकी हंसी ली फैमिली के दिलों में कांटे की तरह चुभ रही थी, तभी ये फेंग पसीने में तरबतर होकर वापस भागा भागा अंदर आया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ली जोंग पर हंस रहा है और पूरी ली फैमिली चुपचाप बैठी है। वो तुरंत ली मिंग्याओ के पास गया और उसके कान में धीरे से बोला, काम हो गया? क्या हो गया? बस कर, अब यहां और मेरी बेइज्जती मत करवा। अरे नहीं, तुमने तो अभी देखा भी नहीं, तुम्हें कैसे पता कि ये एम्बेरिसिंग है? तुझे कुछ नहीं पता, चुप कर जा। वांग वेगुओ ने भी उनकी बातें सुन ली और उसे ली झोंका और मजाक उड़ाने का एक परफेक्ट मौका मिल गया। उसने ये फेंग की तरफ इशारा किया और जोर से बोला, पक्का इस यंग बंदे ने मेरी सीनिक ब्यूटी ऑफ पाइन स्ट्रीम से भी ज्यादा कीमती गिफ्ट प्रिपेयर किया होगा। चलो भाई, दिखा दो इस बूढ़े को कि तुम क्या लाए हो। हाँ हाँ हाँ। वांग वेगो की सार्कास्टिक हंसी सुनकर ली जोंग समझ गए कि आज वो पूरी तरह हार चुके हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कमजोरी भरी आवाज में कहा, बात गिफ्ट की वैल्यू की नहीं है, देने वाले की नीयत मायने रखती है। कोई बात नहीं मिंग्याओ, जाओ और अपना गिफ्ट दिखा दो। जब इतनी बेइज्जती हो ही चुकी है तो एक बार और सही। ये सुनकर ली मिंग्याओ ने एक लंबी आ भरी और ये फेंग की तरफ मुड़ी। ठीक है, जाओ और दादाजी को गिफ्ट प्रेजेंट करो। ठीक है, ये फेंग ने ज्यादा नहीं सोचा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ली झोंग के पास गया, अपने हाथों में पकड़ा स्क्रोल खोला और जोर से बोला, ली फैमिली के मुखिया, ये मैंड्रिन डक्स इन लोटस पॉन्ड पेंटिंग है, जिसे मिंग्याओ ने किसी से 100 मिलियन में खरीदा है। इसे अब आपके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर सब शौक में चिल्ला उठे। ली झोंग ने अपने सामने उस मैंड्रिन डक्स इन लोटस पॉन्ड पेंटिंग को देखा। एक्साइटमेंट तो दूर, उनका चेहरा काला पड़ता गया और उनकी पूरी बॉडी बुरी तरह कौंपने लगी। वांग वेगुओ ने जब देखा कि ये फेंग सच में मैंड्रिन डक्स इन लोटस पॉन्ड वाली पेंटिंग लाया है, तो वो पागलों की तरह हंसने लगा, यहां तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी ली मिंगजियाओ ने ली मिंग्याओ से बड़े रूखेपन से कहा, जिसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, ली मिंग्याओ, क्या तू जानबूझकर दादाजी को गुस्से के मारे मारना चाहती है? ली मिंग्याओ ने भी सपने में नहीं सोचा था कि ये फेंग मैंड्रिन डक्स इन लोटस पॉन्ड वाली पेंटिंग ले आएगा। उन सबको पता था कि असली मैंड्रिन डक्स इन लोटस पॉन्ड वाली पेंटिंग तो पहले से ही ली खानदान की हवेली के फर्स्ट फ्लोर वाले मेन हॉल में टंगी है। इसका मतलब साफ था कि ये फेंग जो लाया है वो पक्का एक फेक पीस है। इसने न सिर्फ दादाजी की इज्जत नहीं बढ़ाई, बल्कि उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। ली मिंग्याओ को अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था।
अगर उसे पता होता कि ये फेंग इतना अनरिलायबल निकलेगा तो वो चाहे जो हो जाए उसे आज यहाँ कभी नहीं लाती। ली मिंग्याओ जल्दी से ये फेंग के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और दांत पीसते हुए बोली, जल्दी से इस कबाड़ को यहां से हटाओ। कबाड़? मिंग्याओ, ये एकदम जेन्युइन पीस है। जैसे ही ये फेंग ने अपनी बात खत्म की, चाय पी रहे वांग वेगुओ के मुंह से चाय के फुहारे छूट गए। उसने अपनी दाढ़ी से चाय पोंछी और कंफ्यूज दिख रहे ये फेंग को देखते हुए हंसने लगा। यंग मैन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये मैंड्रिन डक्स इन लोटस पॉन्ड वाली पेंटिंग ऑथेंटिक है? हाँ, ये 100% असली है। साफ पता चल रहा है कि तुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी ली फैमिली के फर्स्ट फ्लोर वाले हॉल में जो पेंटिंग टंगी है वो मैंने ही कुछ साल पहले एक शर्त हारने के बाद ली झोंग को दी थी। अगर तुम्हारी वाली असली है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो मैंने दी थी वो नकली है? ये सुनकर ये फेंग ने सीरियस होकर सिर हिलाया। हाँ, इसमें समझने वाली ऐसी क्या मुश्किल बात है? हाँ हाँ हाँ, भाई मैं तो हंसी के मारे मर जाऊंगा। ओल्ड ली, तुम्हारे घर वालों की इंटेलिजेंस तो सच में बहुत वरींग है। वांग वेगू का ये बेखौफ मजाक देखकर ली झोंग एकदम स्पीचलेस हो गए। पहले तो बस एक ढंग का गिफ्ट न मिलना मामूली शर्मिंदगी की बात थी, पर अब अपनी ही पोती से एक फेक पेंटिंग मिलना, वो भी उसके असली मालिक के सामने, ये तो हद से ज्यादा ह्यूमिलेटिंग था। ली झोंग ने बड़े गुस्से में ली मिंग्याओ को घूरा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी अपनी पोती उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ली मिंग्याओ जानती थी कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। अब वो बस चाहती थी कि ये फेंग पेंटिंग उठाए और यहां से दफा हो जाए ताकि बाद में उसे ली झोंग से माफी मांगने का चांस मिल सके। पर वो उसे कितना भी खींचती, ये फेंग टस से मस नहीं हुआ। ये फेंग ने बड़े आराम से ली मिंग्याओ को पीछे किया और अभी भी हंस रहे वांग वेगुओ से शांति से बोला, सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इतने श्योर कैसे हैं कि मेरी ये पेंटिंग फेक है? पूछने वाली क्या बात है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं एक शर्त रखने की हिम्मत करता हूं। अगर मेरी ये पेंटिंग असली निकली तो आप अपनी सिनिक ब्यूटी ऑफ पाइन स्ट्रीम वाली पेंटिंग ली फैमिली के मुखिया को दे देंगे। और अगर ये नकली निकली तो आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या ख्याल है ये देखकर कि ये फिंग एक तरह से ली जोंग की इज्जत थाली में सजाकर बेइज्जती के लिए दे रहा था? वांग वेगो के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। जाची ने जब देखा कि ये फेंग की वजह से ली फैमिली की पूरी तरह थू थू होने वाली है तो उन्होंने तुरंत ली मिंग्याओ पर चिल्लाया, ली मिंग्याओ, क्या तूने हमारी काफी बेइज्जती नहीं करवा दी है? अपने इस आदमी को पकड़ और यहां से निकल जा। ली मिंग्याओ ने अपना गुस्सा दबाया और रूखेपन से ये फेंग का हाथ पकड़ा। अगर तुमने अब और तमाशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर ये फेंग ने उसकी गुस्से भरी आंखों में देखा और धीरे से बोला, जो भी हो, हमने एक रात साथ तो बिताई ही है। मैं तुम्हें सेटअप नहीं करूंगी, भरोसा करो। मैं ली परिवार की खोई हुई इज्जत वापस दिलाने में मदद करूंगी। उसकी पक्की नजर में देखते ही ली मेंगाओ थोड़ी देर के लिए चकित हो गई। किसी अजीब कारण से उसी वक्त उसे सचमुच यीफेंग पर भरोसा हो गया कि वो ली परिवार की शोहरत वापस ला सकता है। एक पल सोचने के बाद उसने यीफेंग की ओर देखा और उसे याद दिलाया, अगर तुम फेल हो गए तो परिणाम तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा होंगे, मैं जानती हूं। चिंता मत करो। उसे भरोसे वाला लुक देते हुए यीफेंग ने ली जोंग की ओर मुड़कर कहा, ली परिवार के सरपंच, मुझे लैंडस्केप पेंटिंग के कुछ एक्सपर्ट चाहिए जो ये लोटस पॉन्ड में दिखने वाले मंदारिन डक्स असली हैं या नहीं चेक कर सके। ली जोंग ने उससे जवाब नहीं दिया, पर ली मेंग्याओ की ओर देखकर खुरदरी आवाज में पूछा, मेंग्याओ पक्का? दादाजी के सवाल का सामना करते हुए ली मेंग्याओ ने शांत यीफेंग को एक झलक दी, थोड़ा सोचा और फिर उस पर भरोसा करने का फैसला किया। दादाजी, लोटस पॉन्ड में जो मंदारिन डक्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं वो पक्की तौर पर असली हैं। उसकी आंखों में दृढ़ता देखकर ली जोंग ने आर्मरेस्ट पर ठोकर मारते हुए जोर से कहा, बढ़िया। मुझे भरोसा है कि मेरी पोती मेरे साथ नकली चीज से धोखा नहीं देगी। झाओ दादा, लियू दादा, झांग दादा, बस देखना बंद करो। आओ, इस पेंटिंग को मेरे लिए चेक कर दो। कुछ मान्यवर दादा दादी यीफेंग की पेंटिंग के चारों ओर इकट्ठा हुए और उसे काफी देर तक देखभाल से जांचते रहे। फिर नर्वस ली जोंग को देखकर उन्होंने कहा, ली दादा, ये पेंटिंग वाकई असली लग रही है। ये सुनते ही लिजोंग की धुंधली आंखें तुरंत चमक उठी। इसी बीच वांग वेगुओ, जो उसे शर्मिंदा होते देखना चाहता था, अचानक अपनी आंखें बड़ी कर बैठा।
उसने जल्दी से अपनी छड़ी उठाई और दादा दादियों पर चिल्लाया, तुम लोग बुढ़ापे के बेवकूफ हो, क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, तुम खुद ही चेक कर लो। मैं खुद चेक करूंगा, बाद में तुम्हारे बहाने सुनना है। वांग वेगुओ ने लोटस पॉन्ड में मंदारिन डक्स को बारीकी से देखकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। पेंटिंग असल में जेन्युइन थी। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में लोटस पॉन्ड वाली मैंड्रिन डक्स की सिर्फ एक ही असली पेंटिंग है, तो दो कैसे हो सकती हैं? वांग वेगो को रियलिटी पर शक करते देख ही फेंग ने शांति से उसे याद दिलाया, अगर सिर्फ एक ही असली है और वो मेरे हाथ में है, तो जो आपने ली फैमिली के मुखिया को दी थी। उसने बात पूरी नहीं की पर इशारा साफ था। वांग वेगो ने यी फेंग की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, ओए छोकरे, तू ये कहना चाहता है कि जो मैंने ली झोंग को दी वो फेक है? अब जब पासा पलट चुका था तो उसने तुरंत आवाज लगाई, सब लोग फर्स्ट फ्लोर वाले हॉल में चलो। फर्स्ट फ्लोर हॉल। सब लोग दीवार पर टंगी लोटस पॉन्ड वाली मैंड्रिन डक्स पेंटिंग के पास जमा हो गए और कुछ देर उसे बारीकी से देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, ये पेंटिंग बिल्कुल असली जैसी ही दिखती है, पर इसमें वो ऑरा नहीं है। मतलब ये पेंटिंग एक फेक है। एल्डर लियू का फैसला सुनते ही ली जोंग की झुकी हुई कमर एकदम सीधी हो गई। बूढ़ा आदमी फिर से अपने जोश में वापस आ गया था। ली जोंग ने हक्के बक्के खड़े वांग वेगू की तरफ देखा और कोल्ड होकर बोला, ओए बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे एक फेक पेंटिंग से बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अगर मेंग्याओं ने असली वाली ना खरीदी होती तो मैं तो सच जाने बिना ही मर जाता। ली जोंग के इल्जाम सुनकर वांग वेगुओ जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगा। इम्पॉसिबल, पक्का तुमने मेरी दी हुई असली पेंटिंग को किसी नकली से स्वैप कर दिया है। सही बात है, मैंने पेंटिंग के पीछे अपनी सील की स्टैंप लगाई थी। बस इसे उतारो और चेक करो कि क्या ये मेरी स्टैंप है। इससे प्रूव हो जाएगा कि ये वही है जो मैंने दी थी। इसे नीचे उतारो, कोई इस पेंटिंग को नीचे उतारो। जैसे ही भीड़ ने ध्यान से पेंटिंग उतारी, ली जोंग भागकर वहां पहुंचा, यहां तक कि वो भी थोड़ा नर्वस था। आखिरकार असली को नकली से बदल देने जैसी बातें कोई नई नहीं थी। अगर यह सच निकला तो उसकी बेइज्जती 7 समंदर पार तक हो जाएगी। जैसे ही उसने पेंटिंग की बैक साइड देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने वांग वेगुओ की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाकर बोला, वांग वेगू। अपनी ये कुत्ते जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, क्या इस पर तुम्हारी सील नहीं है? वांग वेगुओ ने भी वहां अपनी खुद की सील देख ली। हक्का बक्का होकर वो बड़बड़ाया, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। अचानक कुछ रियलाइज करते हुए वांग वेगुओ भागा और यी फेंग के हाथ से पेंटिंग छीन ली, उससे पलटा और चिल्लाया, जो असली वाली है उस पर भी मेरी सील होनी चाहिए ना? क्या? जब उसने देखा कि यी फेंग वाली पेंटिंग की बैक साइड एकदम साफ है और उस पर कोई सील नहीं है, तो वांग वेगुओ की आंखें फटी की फटी रह गई। ली जोंग ने भी देख लिया कि यी फेंग जो लोटस पॉन्ड वाली मंड्रिन डक्स पेंटिंग लाया था, उसके पीछे कोई सील नहीं थी। उसने उस हक्के बक्के खड़े वांग वेगुओ की तरफ इशारा किया और गाली देते हुए बोला, अबे ओए बुड्ढे वांग, तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझे फेक पेंटिंग से चूना लगाने की कोशिश की। तुम्हारी वांग फैमिली तो सच में हद से ज्यादा बेशर्म है। नहीं, जो मैंने आपको दी थी वो असली थी। असली, मेरी जूती। फैक्ट्स सबके सामने हैं, सबने देख लिया है, और तुझे अभी भी बहस करनी है? वांग वेगुओ ने देखा कि सब लोग उसकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं और उसे समझ आ गया कि आज वो खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा। आखिरकार उस फेक पेंटिंग के पीछे उसकी पर्सनल सील साफ साफ दिख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। उसे लगा कि शायद खरीदते वक्त ही उसे फेक पेंटिंग चिपका दी गई थी, तो उसने गुस्से में लाल ली झोंग से जल्दी से कहा, पक्का जब मैंने इसे खरीदा था तब मेरे साथ स्कैम हो गया होगा। मैं अभी जाकर उस बंदे को ढूंढता हूं। पर इस बात को 20 साल से ज्यादा हो चुके थे। वांग वेगुओ अब किसे ढूंढने कहां जाता? वो तो बस इस फसाद से पीछा छुड़ाने के लिए बहाना ढूंढ रहा था। पर जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए, यीफेंग, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, सर, क्या हमारे बीच जो शर्त लगी थी वो अभी भी वैलिड है? यह सुनकर वांग वेगुओ वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद उसने वांग शियांगलिंग के हाथ से पेंटिंग छीनी, मुस्कुराते हुए यीफेंग की तरफ मुड़ा और रूखेपन से बोला, बेशक मैं अपनी बात का पक्का हूं। ये सिनिक ब्यूटी ऑफ पाइन स्ट्रीम अब तुम्हारी हुई। उसे अपनी तरफ पेंटिंग फेंकते देख यीफेंग ने झट से उसे लपक लिया और मुस्कुराया, आप काफी जेनरस हैं, सर। हम शियांगलिंग, हम चल रहे हैं।
अपने दादाजी को गुस्से में जाते देख वांग शियांगलिंग ने यी फेंग को गौर से देखा, कुछ नहीं बोला और वहां से चली गई। यी फेंग दोनों हाथों में सीनिक ब्यूटी ऑफ पाइन स्ट्रीम लेकर ली झोंग के पास गया और मुस्कुराया। ली फैमिली के मुखिया, आपको एक फेमस पेंटिंग मिलने की बहुत बहुत बधाई। ई फेंग को अपनी तरफ पेंटिंग गिफ्ट करते देख ली झोंग ने उसका कंधा थपथ पाया और पूछा, यंग मन, क्या तुम्हें पता है कि ये पेंटिंग कितनी कीमती है? मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि आपको खुश करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई पैसा नहीं है। बहुत बढ़िया, तुम मुझे पसंद आए यंग मैन। मेंग्याओ, तुमने सच में मेरे लिए एक बहुत अच्छा ग्रैंडसन इन लॉ ढूंढा है। ली मेंग्याओ, जो अब तक ये फेंग को घूर रही थी और सोच रही थी कि उसने ये सब कैसे मैनेज किया, अचानक ली जोंग की बात सुनकर हड़बड़ा गई और सफाई देने लगी। दादाजी, आपको गलतफहमी हुई है, वो नहीं है। एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूं। ली जोंग के चेहरे पर मैं सब जानता हूं वाले एक्सप्रेशंस थे और फिर वो जोर से हंसते हुए यी फेंग के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगा। ये बर्थडे मेरे 80 साल के जीवन का सबसे हैप्पी बर्थडे है। आओ मेरे पोते दामाद, मेरे साथ ड्रिंक करो। ली जोंग को यी फेंग को खींचते हुए देख ली मेंग्याओ तुरंत चिल्लाई, दादाजी, आपको सच में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। पर खुशी में डूबे ली झोंग ने उसकी एक नहीं सुनी और ये फेंग को लेकर मजे में बैंक्वेट हॉल की तरफ चल दिए। ली मेंग्याओ ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उस नकली लोटस पॉन्ड वाली मैंड्रिन डक्स पेंटिंग को देखते हुए बड़बड़ाई, आखिर इसने ये सब कैसे कर दिखाया? बर्थडे बैंक्वेट शाम तक चलता रहा। हाई स्पिरिट्स में ली झोंग बार बार यी फेंग के लिए ड्रिंक्स डालते रहे, जिसकी वजह से उसे कई बार वॉशरूम जाकर वोमिट करनी पड़ी। यी फेंग को मुश्किल से बैठे हुए देख ली मेंग्याओ ने अभी भी एक्साइटेड ली जोंग से कहा, दादाजी, काफी देर हो गई है, अब हमें वापस चलना चाहिए। वापस कहाँ? ये तुम्हारा घर है। आज रात तुम दोनों यहीं रुकोगे। पर दादाजी, क्या आप मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? ली झोंग को गुस्से में मुंह फुलाते देख ली मेंग्याओ ने एक ठंडी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, जैसा दादाजी कहें। ये हुई ना बात। बटलर, मेंग्याओ और मेरे पोते दामाद को रेस्ट करने के लिए ले जाओ। बटलर यी फेंग को बेड पर लिटाकर चला गया। ली मेंग्याओ ने बेड पर बेहोश पड़े यी फेंग को देखा, आह भरी और बोली, जब तुम्हें अल्कोहल हैंडल करना नहीं आता तो इतनी ज्यादा पी क्यों ली? उसने अपना सिर हिलाया और उससे इग्नोर करके अपना बाथरूम लिया और बाथरूम की तरफ चली गई। ई फेंग की जो हालत थी उस हिसाब से उसका जिंदा होना ही बड़ी बात थी, इसलिए उस इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो नहाते वक्त उसे झंकर देखेगा। जब ली मेंग्याओ आराम से नहा रही थी तब नशे में धुत ई फेंग ने अचानक मुंह बनाया और रिफ्लेक्स में उठकर बैठ गया। अपना मुंह दबाते हुए वो इधर उधर देखने लगा। अपने नशे की हालत में उसे बस एक दरवाजा दिखा और उसे लगा कि वो बाथरूम है। बिना ज्यादा सोचे उसने दरवाजा खोला और अंदर भाग गया। ई फेंग टॉयलेट ढूंढ रहा था, पर सामने का सीन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर निकलो। ई फेंग अपना माथा पकड़कर सोफे पर बैठ गया। भले ही ली मिंग्याओ की नेकेड बॉडी देखकर उसका नशा थोड़ा कम हुआ था, पर अल्कोहल फिर से सिर चढ़ने लगा। उसी वक्त ली मिंग्याओ बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसने सोफे पर बैठे यी फेंग को देखा और कोल्ड होकर बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के इंसान हो। उसकी गुस्से वाली आवाज सुनकर यी फेंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर ब्लैंक होकर पूछा, मैं किस तरह का इंसान हूं? परवट, क्रीप, फ्रीक, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने जानबूझकर तुम्हें पीक नहीं किया। मैं बस वोमिट करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तुम्हें लगता है मैं 3 साल की बच्ची हूं? जब उसने देखा कि वो उसका यकीन नहीं कर रही, ये फेंग एक्सप्लेन करने ही वाला था, पर तभी उसकी नजर उसके ओपन नेकलाइन पर पड़ी और उसके मुंह से निकल गया, क्या वो 3 साल का दिखता है? हाँ। जब ली मेंग्याओ को समझ आया कि ये फेंग का क्या मतलब है तो वो एकदम फ्यूरियस हो गई और उसे मारने के लिए झपट पड़ी। ये फेंग की हिम्मत नहीं हुई पलटकर लड़ने की और वो बस बचता रहा और बोला, मेरी गलती है, प्लीज मुझे मारना बंद करो। अब तुम्हें पता चला कि तुम गलत हो, बहुत देर हो गई है, मैं आज इस परवट को मार ही डालूंगी। धत तेरे की, मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा नाइस रहा हूं। ये फेंग ने अचानक उसकी कलाई पकड़ी और उसे बेड पर पिन कर दिया। उसकी हमेशा रहने वाली जेंटल आंखों में अब एक डार्क इंटेंसिटी दिख रही थी और पकड़ की वजह से उसके नकल्स चौड़े हो रहे थे। तुम सच में नहीं जानते कि मैं अभी क्या सोच रहा हूं? इफेंग की आवाज खरखरी थी
और हर शब्द में शराब की गर्मी झलक रही थी। ली मिंग्याओ की पलकें कंपा रही थी और उसकी गर्दन के चारों ओर का रेशमी स्कार्फ उसकी लड़खड़ाहट में ढीला पड़ गया। उसने अचानक समझा कि उनका नजदीकी होना कितना खतरनाक है। हैशिए मत। उसने उसे किक मारने की कोशिश की, पर उसने उसके घुटने को नीचे दबा दिया। उसके बाल सफेद बिस्तर की चादर पर स्याही की तरह फैले हुए थे। यीफेंग ने खुद को उसके ऊपर तैयार किया। उसका एटम का एप्पल हिल रहा था। जैसे ही वह हिलने लगी, उसकी सारी रोकथाम टूटकर खुरदुरे सांसों में बदल गई। हिल मत। उसने अचानक उस हाथ को पकड़ लिया जो उसे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था, और उसके हथेली पर अर्धचंद्र आकार के लाल निशान छोड़ दिए। ली मेंग्याओ ठहर गई। उसने कभी उसके इतने हिंसक साइड को नहीं देखा था। यह उसकी आखिरी समझदारी के टुकड़े को ही फाड़ रहा था। बाहर की अचानक फटती हुई पटाखों की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। कांच ने उनके आपस में जुड़े साय को परावर्तित किया। ये फेंग ने प्रतिबिंब में अपनी आंखों के कोनों में लाल रंग देखा, फिर अचानक छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। सॉरी। उसने अपनी टाई खींचकर फर्श पर फेंक दी। जब वह मुड़ा तो उसने एक वाज गिरा दिया। टूटे टुकड़ों पर साफ पानी फैला, जैसे कोई चीज लाइन पार करने वाली थी, पर अचानक रुक गई। तुम आज रात नहीं भाग पाओगे, कमीना। ली मेंग्याओ ने दांत पीस कर गाली दी। उसने लड़ने की कोशिश की, पर यह फेंग की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिससे उसके प्रतिरोध पूरी तरह बेकार हो गए। उसने दिल से गहरी सांस ली। ईफेंग को देखकर, जो मानो किसी डिलीशियस दावत का मजा ले रहा था, वॉयलेट किए जाने का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। अपने दिल के किसी कोने में वो असल में यीफेंग को नापसंद नहीं करती थी, बल्कि वो तो उसे काफी एडमायर करती थी। ये बंदा ब्रेव और इंटेलिजेंट था, मुश्किल में भी कूल रहता था, पर्सनालिटी अच्छी थी, जेंटल था और उसकी बात सुनता था। पैसा ना होने के अलावा उसमें बेसिकली और कोई कमी नहीं थी, पर उसकी नज़र में ये एक कमी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आखिरकार उसके पास जरूरत से कहीं ज्यादा पैसा था। अगर वो उसके साथ रह सके तो ये सच में एक अच्छा चॉइस लग रहा था। पहला तो ये कि आज जो हुआ उसके बाद लीजोंग का ही फेंग पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। दूसरा ये कि अगर वो उसके साथ होती तो उसकी फैमिली बार बार उसके लिए पॉलिटिकल मैरिज अरेंज करने की कोशिश नहीं करती। तभी अचानक कुछ याद आते ही ली मिंग्याओ ने अपना सिर हिलाया और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। आखिरकार थकान डिजायर पर हावी हो गई और ये फेंग ली मिंग्याओ के ऊपर ही सो गया। ये देखकर कि ये बंदा इस सिचुएशन में भी सो सकता है, ली मिंग्याओ ने बेब्जी से कहा, सच में बहुत ज्यादा पी ली है, ये तो एकदम यूजलेस हो गया है। उसने सोते हुए यीफेंग को साइड किया और उठकर बैठ गई, फिर अपने चेस्ट पर किस मार्क्स को देखने लगी। उसने चिढ़ते हुए कहा, बिल्कुल भी जेंटल नहीं है ये। उसका मन हुआ कि उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दे अपना गुस्सा निकालने के लिए, पर उसका मासूम सोता हुआ चेहरा देखकर वो ऐसा कर नहीं पाई। आखिर उसने जानबूझकर उसे वॉयलेट नहीं किया था। एक बार उसका नशा उतर जाए, फिर वो उसे ठीक से हैंडल करेगी। अपना सिर हिलाते हुए ली मिंग्याओ ने अपना अपना बाथरोब ठीक किया और रूम से बाहर चली गई। अगला दिन जब तक ये फेंग सोकर उठा, सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। उठकर बैठने के बाद उसने सबसे पहले अपना सिर पकड़ा और दर्द में बोला, धत तेरी की, कल रात इन लोगों ने मुझे कितनी नकली दारू पिला दी थी। जाग गए तुम। अचानक ली मेंग्याओ की ठंडी आवाज सुनकर यीफेंग ने झट से अपना सिर बेड की साइड घुमाया। उसने देखा कि ली मेंग्याओ एक कुर्सी पर बैठी उसे कोल्ड नजरों से घूर रही थी। कमरे में इधर उधर देखते हुए यीफेंग ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, ये कौन सी जगह है? उसे इस हालत में देख ली मेंग्याओ ने अपने हाथ बांध लिए और रूखेपन से बोली, ये मत सोचना कि याददाश्त जाने का नाटक करके तुम बच जाओगे। याददाश्त जाना? फिलहाल मैंने कल रात ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें क्या लगता है? उसके इस सवाल पर यीफेंग ने हल्के से माथे पर बल डाला। इस मोमेंट पर यीफेंग को सच में याद नहीं था कि बाद में क्या हुआ था। उसे बस इतना याद था कि ली झोंग उसे जबरदस्ती एक के बाद एक कप पिलाए जा रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद यीफेंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे सच में याद नहीं है, तुम ही बता दो कल रात मैंने क्या कांड किया। ये देखकर कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, ली मेंग्याओ ने सोचा और डिसाइड किया कि अब वो इस बात का बतंगड़ नहीं बनाएगी। वैसे भी वो पहले इससे भी बड़े काम कर चुके थे। उसका थोड़ा बहुत फायदा उठा लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए ली मेंग्याओ खड़ी हुई और शांति से बोली, अगर याद नहीं है तो रहने दो, भूल जाओ। जल्दी से कपड़े पहन लो, हमें वापस निकलना है।
अपनी बात खत्म करके वो अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए बाहर चली गई। ई फेंग उसे जाते हुए घूरता रहा और धीरे से बड़बड़ाया, आखिर कल रात मैंने ऐसा क्या कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर से मेरे साथ सो गई? ली झोंग चाहते थे कि ली मेंग्याओ और ई फेंग कुछ दिन और वहां रुके। आखिरकार ई फेंग ने न सिर्फ कल बाजी पलटने में उनकी हेल्प की थी, बल्कि उनके पुराने दुश्मन वांग वेगुओ की भी जमकर बैंड बजाई थी। ली झोंग उसे सच में पसंद करने लगे थे, पर ली मेंग्याओ वापस जाने की जिद पर अड़ी थी। कंपनी का ढेर सारा काम पेंडिंग जो पड़ा था। ये देखकर बूढ़े आदमी ने और कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो दोनों कैसल से बाहर आए, एक बेंटले वहां आकर रुकी। पीछे का दरवाजा खुला और सूट पहने एक मिडिल एज्ड आदमी बाहर निकला। मेंग्याओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उस आदमी के सवाल पर ली मेंग्याओ, जो रोल्स रॉयस में बैठने ही वाली थी, उसने उसकी तरफ देखा और शांति से जवाब दिया, सेकंड अंकल, हम वापस डोंगलिन सिटी जा रहे हैं। इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ। उसे बैठते देख ली जियानजुन पास आया और मुस्कुराया, मुझे पता है कि तुम आजकल कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट कर रही हो। झू जियानिंग पहले मेरे अंडर काम करता था। कुछ दिन पहले वो मेरे पास हेल्प मांगने आया था। तुम अपने सेकंड अंकल को तो जानती ही हो, मैं उसे मना नहीं कर पाया। तो क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो और उसके अकाउंट्स चेक करना बंद कर दोगी? ये रियलाइज करते हुए कि ली जियानजुन झू जियानिंग की सिफारिश कर रहा है, ली मेंग्याओ मुस्कुराई और बोली, जरूर मेंग्याओ, मुझे पता था कि बचपन में तुम्हें इतना लाड प्यार देना बेकार नहीं जाएगा। जब तक तुम झू जियानिंग की पैसे वापस करने में मदद करोगी, मैं रुक जाऊंगी। वरना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो पैसे वापस लेकर रहूंगी। इतना कोल्ड होकर कहने के बाद वो कार में बैठ गई और ली जियानजुन के चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। कार के अंदर ली मेंग्याओ से निकलती बर्फीली वाइब्स को देखकर यी फेंग ने थोड़ा सोचा और बोला, प्रेसिडेंट ली, क्या आप कुछ ज्यादा ही प्रेशर नहीं डाल रही हैं? क्या होगा अगर वो डेस्परेट हो गए तो? क्या वो पहले से नहीं है? उन्होंने तो मर्डरर्स तक हायर कर लिए हैं। तो फिर मैं क्यों प्रिटेंड करूं कि कुछ हुआ ही नहीं है? ये बात भी सही है। ई फेंग के चुप होने के बाद ली मेंग्याओ उसकी तरफ मुड़ी और सवाल किया, उस पेंटिंग का क्या सीन है? ई फेंग समझ गया कि वो कमल के तालाब में मैंड्रिन डक्स वाली पेंटिंग की बात कर रही है, तो उसने थोड़े टशन में जवाब दिया, क्या आपको अभी तक मेरी कैपेबिलिटीज का पता नहीं चला? ये सुनकर ली मेंग्याओ ने इंस्टिंक्टिवली उसके क्रॉच की तरफ एक नजर डाली। उसे लगा कि उसका मतलब वो है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने गुस्से में गाली दी, थू, परवट कहीं के। क्या तुम्हारे दिमाग में डर्टी थॉट्स के अलावा कुछ और नहीं आता? उसके थूक से भीगने के बाद ही फेंग ने अपना चेहरा पोंछा और स्पीचलेस होकर बोला, मेरा मतलब मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी से था। आप क्या सोच रही थी? ये रियलाइज करके कि उसने फिर से गलत समझ लिया, ली मिंग्याओ ने झट से अपना सिर खिड़की की तरफ घुमाया और डिफेंसिव होकर बोली, तुमने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अब ये मेरी गलती है? और किसकी होगी? अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक है। कल जब मैं बैंक्वेट हॉल से निकला तो मैंने तुम्हारे बटलर से ब्रश और राइस पेपर उधार लिया, फिर सीधे स्टोरेज रूम में जाकर ऑन द स्पॉट एक फेक पेंटिंग बना दी। फिर जब किसी का ध्यान नहीं था, मैंने उसे असली वाली से स्वैप कर दिया। ये सब सुनने के बाद ली मेंग्याओ ने वापस उसकी तरफ देखा और क्यूरियोसिटी से पूछा, और उस सील का क्या? जब मैं पूरी पेंटिंग इतनी परफेक्टली कॉपी कर सकता हूं, तो एक सील उसके सामने क्या चीज है? रही बात असली सील की, तो मैंने उसे कार्डबोर्ड के कलर से मैच करते हुए पेंट से ढक दिया था, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। पर अगर वांग वेगुओ ने उस जगह को गौर से चेक किया होता जहां सील ढकी थी, तो उसे पक्का कुछ गड़बड़ मिल जाती है ना? हाँ, पर किस्मत खराब थी वांग वेगुओ कि वो इतना सन्न रह गया था कि उसने इंस्टिंक्टिवली मान लिया कि उसके साथ खेल हो गया है, इसलिए उसने ढंग से चेक करने की जहमत नहीं उठाई। ये सुनकर ली मिंग्याओ ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, अगर वो शौक नहीं होता तो? ई फेंग ने उसकी नजरों से नजरें मिलाई और मुस्कुराया, मुझे पूरा यकीन था कि वो होगा। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है? लाइफ एक जुआ है। जब तक जीतने के चांस 50% से ज्यादा हो, मैं दांव लगा देता हूं। और जैसा कि दिख रहा है, मैं जीत गया। भले ही यी फेंग ने ऐसा कहा, पर ली मेंग्याओ जानती थी कि वो 100% श्योर रहा होगा। अगर वांग वेगु सील चेक भी कर लेता तो भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो सवाल यह था कि आखिर उसका ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा था?
ली मेंग्याओ को गहरी सोच में डूबा देख ही फेंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। असल में उस वक्त उसने एक नहीं बल्कि दो पेंटिंग्स बनाई थी। एक तो बिल्कुल असली वाली जैसी ही थी। जब तक आप प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज ना करें, नंगी आंखों से असली नकली का फर्क करना बहुत मुश्किल था। दूसरी वाली उसने जानबूझकर असली से थोड़ी खराब बनाई थी। उसने ली झोंग को जो दी थी वो असली नहीं थी। उसने असली पेंटिंग को स्टोरेज रूम के ऊपर वेंटिलेशन डक्ट में छिपा दिया था। कल पीते वक्त उसने सुसु करने जाने का बहाना बनाया और चुपके से असली पेंटिंग मेल कर दी। अब तक वो डोंगलिन सिटी में पहुंच चुका होगा। वो पेंटिंग 50 मिलियन की थी। इस बार तो वो सच में अमीर बनने वाला था। जब रोल्स रॉयस ये फेंग के घर के पास से गुजरा, ये फेंग जल्दी से दरवाजा धकेल कर कार से बाहर निकला। आखिरकार 50 मिलियन डिलीवरी स्टेशन पर ही इंतजार कर रहा था उसे उठाने के लिए। ली मेंग्याओ को ग्रीट करने के बाद ये फेंग अपने घर के पास वाले डिलीवरी स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। ये फोंग पैकेज थामे हुए जल्दी जल्दी घर की ओर भागा। दरवाजा लॉक करके और सारी पर्दे बंद करके उसने पैकेज को सावधानी से खोला। वो उत्साह से पेंटिंग को अनरोल किया। जांच कर देखा कि ये वाकई लोटस पॉन्ड के असली मैंड्रिन डक्स हैं, तो उसने खुशी से कहा, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। अब फिर कभी किसी को मुझे बुली करने नहीं देना पड़ेगा। रिच ब्यूटी से शादी करना और लाइफ का पीक तक पहुंचना अब बस कोने में ही है। पर एक्साइटमेंट तो एक्साइटमेंट ही था। ईफोंग इतना भी बेवकूफ नहीं कि अभी पेंटिंग बेच दे। अगर वांग वेगो या ली जोंग को पता चल गया तो वो पूरी तरह फंस जाएगा। उसने पेंटिंग को फिर से पैक किया, एक एक लेयर प्लास्टिक बैग्स की डाल दी और अलमारी के ऊपर रख दिया। हाथों की धूल झाड़ते हुए वो स्माइल करके बोला, थोड़ी देर में मैं इस पेंटिंग को अब्रॉड बेचने का तरीका निकाल लूंगा। फिर बाकी लाइफ में मैं तुम्हारे साथ बढ़िया फूड और बढ़िया ड्रिंक का एंजॉय करूंगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, कोई दरवाजे पर ठक ठक करने लगा। ई फोंग ने दरवाजा खोला और देखा एक प्रिटी गर्ल खड़ी थी, पिंक जेके स्कर्ट पहने हुए। दो लंबी सफेद टांगे बाहर निकली हुई थी। वो करीब 18 या 19 साल की लग रही थी। ई फेंग ने बड़े कंफ्यूजन में पूछा, लड़की, तुम किसे ढूंढ रही हो? लड़की ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, अभी से मुझे न पहचानने का नाटक करने लगे। हम कल ही तो मिले थे। कल? ओह, मुझे याद आया, तुम उस बुड्ढे वांग की पोती हो। तुम यहां क्या कर रही हो? ये देखकर कि ई फेंग ने उसे पहचान लिया है, वांग शियांगलिंग ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींची और कोल्ड होकर बोली, कोई वजह नहीं है। मैं बस तुम्हारी कुटाई करने आई हूं। मुझे मारोगी? इससे पहले कि यी फेंग कुछ समझ पाता, वांग शियांगलिंग ने अचानक अपनी लंबी पतली टांग उठाई और उससे एक जोरदार किक मारी। यी फेंग ने तुरंत एक कदम पीछे हटकर किक को डॉज किया और उससे सवाल किया, पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने बोला तो ये, पर अंदर से वो अच्छी तरह जानता था कि ये लड़की रिवेंज लेने आई है। आखिरकार उसने सबके सामने इसके दादा की जमकर बेइज्जती जो की थी। एक पोती होने के नाते उसका बदला लेने आना एकदम नॉर्मल था। वांग शियांगलिंग हैरान थी कि यी फेंग ने सच में उसकी किक डॉज कर ली। वो दिखने में दुबली पतली और कमजोर लग रही थी, जैसे एक मुर्गी भी न उठा पाए। पर उसने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी। 10-8 हट्टे-कट्टे आदमियों को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी यी फेंग ने उसकी किक डॉज कर दी। क्या इसने भी ट्रेनिंग ली है? एक पल के लिए वांग शियांगलिंग श्योर नहीं थी और वो गौर से यी फेंग को ऑब्जर्व करने लगी। यी फेंग ने उसे चुपचाप घूरते देखा और चिढ़ते हुए बोला, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मैं पुलिस को बुला रहा हूं। वो लिविंग रूम से अपना फोन लेने के लिए मुड़ा, पर तभी वांग शियांगलिंग ने अचानक मूव किया। वो उसके पीछे लपकी, हवा में ऊंची छलांग लगाई और उसके सिर के पीछे अपना मुक्का दे मारा। पर यी फेंग ने अचानक अपना सिर झुका लिया, जिससे उसका पंच मिस हो गया। हालांकि वांग शियांगलिंग पैनिक नहीं हुई। वो उसकी पीठ पर चढ़ गई, उसकी गर्दन के चारों तरफ अपना हाथ लपेटा और उसका गला घोंटने की कोशिश करने लगी। पर यी फेंग ने बस उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे जबरदस्ती खोल दिया। वांग शियांगलिंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यी फेंग इतना स्ट्रांग होगा। इंस्टिंक्टिवली उसने अपने दूसरे हाथ से उसका गला दबाने की कोशिश की, पर यी फेंग ने अचानक अपनी बॉडी को एक झटका दिया और पल भर में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जोर से दीवार से जा टकराई। यी फेंग मुड़ा और दर्द से कराहती हुई वांग शियांगलिंग से कोल्ड होकर बोला, मेरे सब्र की एक लिमिट है। अगर तुम ऐसे ही बदतमीजी करती रहीं तो फिर ये मत कहना कि मैंने नरमी नहीं दिखाई।
उसकी धमकी सुनकर वांग शियांगलिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अचानक बोली, ठीक है, मैं जा रही हूं, यही सही रहेगा। घर जाओ और अपने दादा से कहो कि जो हुआ सो हुआ, अब पुरानी बातों को खत्म करें। इतने पेटी मत बनो। वांग शियांगलिंग ने कुछ नहीं कहा और दरवाजे की तरफ चलने लगी। ईफेंग ने थोड़ा रिलैक्स महसूस किया, पर तभी अचानक वांग शियांगलिंग मुड़ी, उसकी तरफ झपटी और उसके चेहरे पर मुक्का चलाने की कोशिश की। ईफेंग ने सोचा भी नहीं था कि यह औरत ऐसे स्नीक अटैक कर देगी। इंस्टिंक्टिवली उसने उसकी मुट्ठी पकड़ने की कोशिश की। उसका हैंडसम चेहरा बिगड़ना नहीं चाहिए, पर उसकी मुट्ठी अचानक दिशा बदल गई और सीधे उसके एडम्स एप्पल पे लुढ़की। ये मार बहुत वाइल्ड थी। उसकी आंखों में यिफेंग एक स्किल्ड फाइटर लग रहा था, इसलिए उसे कोई भी मौका पकड़ना पड़ा उसे हराने का। मार खा के यिफेंग को ऐसा लगा जैसे सूखी घास का टुकड़ा गले में अटक गया हो। वो इसे निगल नहीं सका, ना ही थूक पाया। गले को पकड़ते हुए उसने उसकी तरफ देखा और खराश भरी आवाज में गाली दी, तू कसम लग रहा है मैं तुझसे बहुत ही नीक रहा हूं। हालांकि यिफेंग हमेशा से महिलाओं को मारने का नियम नहीं मानता था, और वैसे भी जब वो कमजोर था तो शायद जीत भी नहीं पाता था। पर यह औरत अपने वादे को रिवर्स कर गई, जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो गुस्से में यिफेंग ने सब प्रिंसिपल्स को नजरअंदाज करके उसकी तरफ चार्ज कर दिया। वांग शियांगलिंग शांति से पीछे हटी, फिर हाई जंप मारते हुए दीवार पर कदम रखी, उसके पीछे घुड़ी और उसके सिर के पीछे वाले हिस्से पर पंच मार दिया। यिफेंग ने पहले से खतरा फील किया और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। उसकी छोटी मुट्ठी उसके बालों को स्क्रैच कर गई। यिफेंग एंग्री होकर उसकी वाइट मुट्ठी पकड़कर आगे झुका और एक क्लीन शोल्डर थ्रो किया, उसे फर्श पर धकेल दिया। वो जोर से जमीन पर लैंड हुई। यिफेंग की मुट्ठी उसकी तरफ आ रही देख उसने जल्दी से रोल करके बच निकली। यिफेंग का पंच फर्श की टाइल को मार गया, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने वांग शियांगलिंग को देखा, जो पहले ही खड़ी हो गई थी और अपना बायां पैर उसके सिर की ओर स्विप कर रही थी। यिफेंग ने अपना हाथ उठाया और किक ब्लॉक किया, फिर सीधा खड़ा हो गया। वांग शियांगलिंग को शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी था। इंपल्स में उसने यिफेंग के विटाल पॉइंट की ओर हाथ बढ़ाया और दांत कसकर बोली, तू मुझे पूरी तरह पिसिंग मी ऑफ कर रहा है। आज मैं इसको विश्वास नहीं कर रहा। उसका हाथ उस जगह की ओर इशारा करता देख यिफेंग की आंखें बड़ी हो गई। उसने उसके खतरनाक हाथ को नीचे देखकर अपना मुंह हिलाया। लाल चेहरा और गुस्से वाली वांग शियांगलिंग को घूरते हुए दर्द से पसीना छूट रहा यिफेंग ने हाथ बढ़ाया और गाली दी, चूंकि तू रुथलेस है तो मुझे डर्टी होने का इल्जाम मत लगा। सीक्रेट टेक्निक गोल्डन फिंगर, अगर वो डर्टी फाइट करना चाहती है तो कौन नहीं कर सकता। वांग शियांगलिंग को नहीं लगा था कि यिफेंग इतना शेमलेस कुछ करेगा। उसका पूरा शरीर जमे सा गया और उसकी सांसें अचानक तेज हो गई। जब दोनों तरफ पूरी ताकत लगा रहे थे, एक दूसरे को पहले हार मानने की कोशिश कर रहे थे, तब कमरे का थोड़ा खुला दरवाजा अचानक खींचा गया और नीचे वाला पड़ोसी गाली गालों में बड़बड़ाते हुए बोला, ये कसम का जगह है और अभी दोपहर भी नहीं हुई और तुम्हारा घर ध्वस्त हो रहा है। नीचे वाला बड़ा भाई जब ये सीन देखता है तो पूरी तरह से हैरान रह गया। ई फोंग ने साइड में एक झलक मारते हुए देखा कि दरवाजे पर कोई आ गया। वह जल्दी से अपनी नजर उस पर टिका गया। जब पता चला कि वो नीचे वाला पड़ोसी है तो वह तुरंत रुक गया, फिर उसकी ओर देखकर बोला, बड़े भाई सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड और मैं कई दिन से नहीं मिले थे, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हो गए। हमने तुम्हें परेशान किया, मैं सच में सॉरी। बेबी जल्दी से बड़े भाई से माफी मांग ले। वांग शियांगलिंग ने देखा कि यिफेंग अभी भी उसे माफी मांगने पर जोर दे रहा है। उसने होंठ काटा और बोली, तेरे सपनों में तू बहुत डिसोबीडियंट है। देख मैं तुझे कैसे सेटल करूंगा। बड़े भाई सॉरी, हम आवाज कम रखेंगे। यिफेंग की बात सुनते ही नीचे वाला बड़ा भाई आखिरकार ठीक हो गया और फ्रेंडली तरीके से एडवाइस दिया, भाई युवा को नहीं पता क्या कीमती है, बुढ़ापा देखता है क्या फिक्र वाली चीज है। तू खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ गया बड़ा भाई, ठीक है मैं तेरे लिए दरवाजा बंद कर देता हूं। फिर उसने कहा। बड़ा भाई ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बंद दरवाजा देख के यिफेंग धीरे धीरे अपनी नजर वांग शियांगलिंग की ओर मोड़ता है, जिसका चेहरा शर्म से लाल है, और ठंडे अंदाज में कहता है, तुम स्टिंकिंग औरत, अब मेरा हाथ छोड़ दो। तुम पहले छोड़ दो, ठीक है, फिर हम इस स्टैंड अप को यूं ही चलाते रहेंगे। स्टैंड ऑफ ही रहेगा,
फिर वांग शियांगलिंग ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, वो एक भी शब्द नहीं बोल पाई। आखिरकार आधा घंटा टिका रहने के बाद वो पहले हार मानने वाली बन गई। आखिरकार यिफेंग की चाल ने उसे ठीक उसी जगह मार मारी जहां दर्द था, जिससे वो रेजिस्ट नहीं कर पाई। मैं गलत था, मैं गलत था। कृपा करके मुझे छोड़ दो। उसे रोने वाला देखकर यिफेंग ने थोड़ा स्नेर किया और उसे छोड़ दिया। वांग शियांगलिंग के पैर कमजोर पड़ गए और वो जमीन पर गिर गई। फिर थोड़ी देर बाद दीवार से टिकी होकर खड़ी हुई। उसके सामने पहाड़ जैसा खड़ा लंबा यिफेंग देखकर वांग शियांगलिंग ने उसे कड़ी निगाहों से देख लिया, फिर अपनी बिखरी स्कर्ट ठीक की, अजीब तरीके से दरवाजा धकेल कर बाहर निकल गई। औरत के आखिरकार निकलते ही यिफेंग कुर्सी में ढह गया, लंबी सांस ली और बोला। वो औरत ने बहुत ज्यादा मार मारी। नीचे की तरफ वांग शियांगलिंग ने यिफेंग के घर की ओर देखा, दांत पीस कर गाली दी। वो कसम का आदमी मुझे ऐसे ट्रीट करता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। गाली देने के बाद वांग शियांगलिंग ने अपने कमजोर पैर को सहारा दिया, रोड साइड पर खड़ी फेरारी में बैठ गई, गैस मारते हुए दूर तक ड्राइव कर गई। शाम यिफेंग ने पूरे दोपहर अपना बॉडी आइस किया और हल्की उदासी थोड़ा कम हो गई। उसने थोड़ा फूड खरीदकर अस्पताल आया और पता चला कि लिन वानवान भी वहीं थी। लिन वानवान यूए के साथ बात कर रही थी। यिफेंग के आने को देखकर उसने हल्की सी स्माइल दी और बोली, तुम यहां आ गए, वानवान तुम्हारा रिस्ट कैसा है? यिफेंग की चिंता देखकर लिन वानवान ने बायां रिस्ट छूते हुए कहा, ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर ठीक हो जाएगा। तो फिर अभी काम की फिक्र मत कर, पहले रिस्ट ठीक कर ले। देखते हैं। यह देखकर कि वो अभी भी ली मिंग्याओ को असासिनेट करने से हार नहीं मान रही, यिफेंग ने दिल से गहरी सांस ली। लिन वेनवेन ने और कुछ नहीं कहा, भाई बहन को ग्रीट किया और चली गई। यूए ने एक चम्मच चावल खाया, परेशान दिख रहे यिफेंग को देखकर पूछा, भाई क्या तुम वेनवेन की बहन को लेकर फिक्र कर रहे हो? हूं? ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि अभी अभी तुम्हें बड़ी स्माइल के साथ अंदर आते देखा, पर वेनवेन की बहन को देखकर स्माइल गायब हो गई और तुम फिक्र में दिखे। क्या वेनवेन की बहन को कोई ट्रबल हो गया? यह देखकर कि ये छोटी लड़की सिचुएशन पड़ रही है, ये फेंग ने उसके सिर पर थपथपाकर स्माइल देते हुए कहा, वेनवेन की बहन ठीक है, अभी गरम गरम खा लो। यूए ने एक सब्जी का टुकड़ा खाया, भरते हुए कहा, पिछले दिन जब मैं बस स्टॉप पर बेहोश हो गया था, अगर तुमने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मैं। यूए के फिर से लाने पर ये फेंग ने बीच में बोलते हुए कहा, वो बस किस्मत थी, ज्यादा याद मत करो, अभी खा लो। आज्ञाकारी यूई को खाते देख यिफेंग के चेहरे पर एक आरामदेह स्माइल फट पड़ा। इस बार उसका और यूई का मिलना पूरी तरह से कोइंसिडेंस था, ब्रो। उस दिन वो बस पकड़ने के लिए जल्दी उठ गया, पर एक लड़की अचानक जमीन पर गिर पड़ी। यिफेंग ने देखा कि बाकी लोग बस ठंडे ठंडे देख रहे हैं। दया दिखाते हुए वो यूई के पास झपट पड़ा और लड़की को पहचान लिया, पर सोचने का टाइम नहीं था। वो तुरंत एक कार बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले गया, फास्ट। डॉक्टर की मदद से यूई जाग गई। जब उसने आंखें खोली और यिफेंग का हैंडसम चेहरा देखा तो तुरंत ही बोली, भाई। बचपन की यादें भी यिफेंग के दिल में उभर आईं। जब से यिफेंग ने अनाथालय के पुरानी बुली को मार गिराया, बाकी बच्चों ने उससे या लिन वानवान से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं की, ब्रो। पर बाकी बच्चों ने दोनों को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया। फिर भी यिफेंग और लिन वानवान को परवाह नहीं थी, कोई भी उन्हें परेशान न करे, यही बेस था। उस समय यूए अभी अभी अनाथालय में पहुंची थी, क्योंकि उसे भी अलग रखा जाता था और बुली किया जाता था। वो पूरे दिन अकेली रहती थी, जब तक एक दिन उसने बदलने का फैसला नहीं किया। उसने अपना गंदा टॉय बियर यिफेंग के पास खींचा और शर्माते हुए बोली, भाई बहन, क्या मैं आपके साथ चलूं? उस वक्त यिफेंग दिल से दयालु था, उसे दयनीय समझा, इसलिए हां कह दिया। उसके बाद यूए दोनों के पीछे पीछे चलने लगी, नाक से टपकते हुए मीठी आवाज में उन्हें भाई बहन बुलाने लगी। भूतकाल की दयनीय आज्ञाकारी छोटी यूए को याद करके यिफेंग के चेहरे पर उदासी की लहर दौड़ गई। अगर चुनना पड़े तो कौन अनाथ बनना चाहेगा? और कोई भी अनाथालय जैसा जगह में रहना नहीं चाहता। जैसे ही ये फेंग इमोशनल हो रहा था, हेड नर्स वार्ड के अंदर आई। उससे भी वहां देखकर उसने कहा, यूए के रिलेटिव, क्या आप जरा बाहर आएंगे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
नर्स को कुछ जरूरी बात करते देख ये फेंग ने युए को खाना खाते रहने को बोला और खुद तुरंत वार्ड से बाहर चला गया। उसने दरवाजा बंद किया और नर्स की तरफ देखते हुए पूछा, हेड नर्स, क्या बात है? सच कहूं तो मैं आपसे ये पूछना नहीं चाहती थी, पर डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि आपकी सिस्टर को कॉरिडोर में शिफ्ट कर दिया जाए। मैं खुद मजबूर हूं। नर्स की बेबसी देखकर ये फेंग को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। मैं हॉस्पिटल की फीस तो दे ही रहा हूं, तो फिर मेरी सिस्टर को कॉरिडोर में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? मुझे पता है, मैं आपसे साफ साफ बात करती हूं। डायरेक्टर का कोई गांव वाला रिलेटिव ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आया है। सारे रेगुलर वार्ड्स फुल हैं, इसलिए डायरेक्टर ने मुझे बोला कि आपकी सिस्टर को कॉरिडोर में डाल दूं ताकि उनका रिलेटिव वार्ड में रह सके। मुझे पता है कि ये आपके साथ अनफेयर है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्टर है ना, मैं अभी उसकी खबर लेता हूं। ये फेंग खुद से जुड़ी बातें तो बर्दाश्त कर लेता था, पर जब बात यूए पर आती थी तो वो बिल्कुल सहन नहीं करता था। गुस्से में वो सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में घुस गया। उस बूढ़े को टाइपिंग करते देख उसने ठंडे लहजे में पूछा, डायरेक्टर साहब, किस बेसिस पर आपने मेरी सिस्टर को कॉरिडोर में शिफ्ट किया है? डायरेक्टर ने उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर बड़े आराम से बोला, मेरे लिए यह हॉस्पिटल की व्यवस्था है। हॉस्पिटल की व्यवस्था मेरे बकवास है। मैं देख रहा हूं तुम ये कर रहे हो। डायरेक्टर ने यी फोंग को अनदेखा किया, लैंडलाइन पर बटन दबाया और कहा, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भेज दो। मेरे ऑफिस में हॉस्पिटल की डिस्टरबेंस है। पुराने बास्टर्ड को बात उल्टी करते देख यी फोंग ने आस्तीन चढ़ा ली और गाली दी, हॉस्पिटल की डिस्टरबेंस? तो आज मैं तुम्हें एक दूंगा। जबकि यी फोंग आसान मिजाज और दयालु था। अगर वो ऐसे चीजों को सहता रहा तो वाकई में वो आदमी नहीं रहेगा। इसलिए यी फोंग ने आस्तीन चढ़ा ली, डायरेक्टर को मारने को तैयार, यहां तक कि उसकी अपनी मां भी उसे पहचान ना पाए। लेकिन उसी वक्त बाहर से कई सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए और तुरंत ही उसे नीचे पकड़ लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स आते देख डायरेक्टर को भरोसा आ गया। वह अचानक अपनी डेस्क पर थप्पड़ मारता है और खड़ा हो जाता है। यी फोंग की नाक की ओर इशारा करते हुए गाली देता है, तुम अभी भी हॉस्पिटल का ट्रबल मेकर बनना चाहते हो? तुम सोचते हो तुम काबिल हो? मैं तुम्हें अभी साफ साफ बता देता हूं, इस पल से हॉलवे की बेंच भी खत्म हो गई है। तुम्हारी बहन अब सिर्फ बाथरूम में ही रह सकती है। जल्दी करो और उसे बाहर फेंको। जैसे ही डायरेक्टर हावी हो रहा था, बाहर से अचानक कुछ लोग अंदर आए। उनके कपड़े और लुक देखकर लग रहा था जैसे अंडरवर्ल्ड के लोग हों। डायरेक्टर ने जब धूप के चश्मे और बड़ी गोल्ड चेन वाला आदमी देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से दौड़ते हुए आया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, ये बॉस श्याओ नहीं है? आज तुम्हें यहां क्या लाया? डायरेक्टर की चापलूसी सुनकर बॉस श्याओ ने गाली दी, अगर मेरे पास कुछ भी काम नहीं है तो मैं इस कसमखोर जगह पर क्यों आऊं? मेरी छोटी गर्लफ्रेंड तुम्हारे हॉस्पिटल में एबॉर्शन करवाने आई थी। जल्दी करो और उसके लिए सबसे बेस्ट प्रीमियम प्राइवेट रूम बुक कर दो और यहां का टॉप गायनिकोलॉजिस्ट ले आओ। एबॉर्शन सुनते ही डायरेक्टर ने अपनी छाती थापते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं बॉस श्याओ, मैं अभी ही सेट कर देता हूं और देखूंगा कि तेरी गर्लफ्रेंड पूरी तरह संतुष्ट रहे। सिर्फ एक लाइन में डायरेक्टर ने हॉस्पिटल के टेंशन बेड का इश्यू सॉल्व कर दिया। फिर उसने यिफेंग को पकड़ रहे सिक्योरिटी गार्ड्स पर चिल्ला दिया, तुम लोग इधर उधर खड़े क्यों हो रहे हो? जल्दी करो और इस ट्रैश को फेंक दो। बा श्याओ श्याओ की आंखें गंदा मत करो। बा श्याओ श्याओ ने आराम से ये फेंग को देखा और अगली सेकंड में वो फ्रीज हो गया। उसने जल्दी से अपने सनग्लासेज उतारकर ये फेंग के गुस्से वाले चेहरे को देखा, फिर अचानक आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर उत्साहित होकर बोला, ये भाई ये नहीं है? तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड की एबॉर्शन के लिए यहां आए हो? इस एक्साइटेड आदमी को देखकर ये फेंग ने सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्का मारते हुए उलझन से पूछा, तुम मुझे जानते हो भाई? ये मुझे याद नहीं है क्या? मैं झाओ स्याओ हूं, झाओ स्याओ। जब ये फेंग अभी भी उसे याद नहीं कर पा रहा था, झाओ शाओ ने जल्दी से टोन बदलते हुए हंसते हुए कहा, भाई ये वाकई चीजें जल्दी भूल जाता है। हम मास्टर ली के बर्थडे बैंक्वेट में मिले थे। मैंने तुम्हें एक ड्रिंक भी टोस्ट किया था, याद है? झाओ स्याओ की डिस्क्रिप्शन सुनकर ये फेंग ने दिमाग घुमा लिया, पर फिर भी उसे याद नहीं आया कि वो कौन है। असल में लिजियोंग के बर्थडे बैंक्वेट में वो लिजियोंग के बगल में बैठा था और जो लोग उसे टोस्ट कर रहे थे वो सब लाइन में थे। उसने बड़े नाम याद रखे,
पर झाओ स्याओ उनमें नहीं था। शायद वो सिर्फ एक छोटा टाइम बिजनेस ओनर है जिसका असली प्रेजेंस नहीं है। पर यह फेंग को पता था कि लोगों से कैसे डील करना है। वो सिर्फ इसलिए किसी को नीचे नहीं देख सकता था कि वो छोटा बॉस था। तो उसने झाओ स्याओ की ओर देखा और सिर हिलाया। तो भाई झाओ ही था। सॉरी, मेरी याददाश्त थोड़ी खराब है। अभी याद आया। भाई ये ऐसा मत बोलो। तुम्हें याद रखना ही मेरे लिए पहले से ही इज्जत की बात है। साइड में खड़ा डायरेक्टर झाओ स्याओ को ये फेंग के प्रति इतना रिस्पेक्ट दिखाते देख के हैरान रह गया, जैसे ही उसे पूज रहा हो। उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये फेंग सिर्फ एक सामान्य लड़का था, कोई बैकग्राउंड नहीं। डोंगलिन सिटी में ग्रे एरिया बिजनेस चलाने वाले स्याओ श्याओ जैसे कोई ये फेंग को इतना रिस्पेक्ट कैसे दे सकता है? डायरेक्टर जल्दी से स्याओ स्याओ के पास गया और हिचकिचाते हुए पूछा, बॉस शाओ, तुम्हें वो पता है? बकवास। अगर मैं भाई ये को नहीं जानता तो जीने का क्या मतलब? भाड़ में जाओ और मेरे भाई ये से चेट करते समय मुझे इंटरप्ट मत करो। शाओ शाओ ने डायरेक्टर को धकेल दिया। ये फेंग का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराया। वैसे भाई ये तुम्हें यहां क्या लाया? लगता नहीं था कि वो ली मिंगजाओ के साथ एबॉर्शन के लिए यहां आया है। उसी के अलावा उसे उसके प्रेग्नेंट होने की खबर नहीं थी। झाओ शाओ के सवाल का सामना करते हुए ये फेंग ने पसीने से तरबतर डायरेक्टर को देखा और ठंडे तौर पर कहा, कुछ खास नहीं। उसने बस मेरी बहन का हॉस्पिटल रूम अपने रिश्तेदार के लिए ले लिया और चाहा कि वो बाथरूम में रहे। ये सुनते ही झाओ स्याओ ने तुरंत अपना शाइन करने का मौका देख लिया।